Hey guys, very good afternoon. दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 2 FM ईगो का शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले हमने अभी तक 6 चैप्टर इस श्रृंखला में देखे हैं और अभी इस सीरीज में हमने अब तक 6 चैप्टर्स को देखा है। अभी बचे हुए चैप्टर्स के लिए ये पार्ट आपके सामने, इसको बिठा दो। दोस्तों, आज का जो ये हमारा जो लेक्चर है दोस्तों, उसमें हम लोग को बहुत आगे जाना है और उसमें हम लोग मित्रों, हम लोग सबसे पहले खत्म करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सबसे पहले हम लोग खत्म करेंगे चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स के साथ में। 10 मार्क के लिए चैप्टर आपके सामने आ रहा है इकोनॉमिक्स का। उसके बाद में बैक टू बैक चिपक के हम लोग एफएम करेंगे। सो ये रहा इकोनॉमिक्स आपके सामने। अब कम ऑन गाइस, चेक इट आउट। दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ट्रेड आपके सामने ये रहा। आप मेरे को थोड़ा सा हाइट पर ले सकते हो? आपके लिए नहीं, मतलब उधर से, वैसे तो थोड़ा सा ऊपर कर दे बस। ओके मित्रों, इंटरनेशनल ट्रेड आप सभी जानते हो भारत के लिए एक्सपोर्ट करना कितना जरूरी है। वापस से आपके लिए वही सुझाव है जो पहले दिए थे। जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही प्लीज उसको मार्क करेंगे और मेरे लेक्चर होने के बाद में जरूर उसको देखें। दूसरा तो सुझाव है कि इस लेक्चर को देखते समय आपने हमेशा रिकॉल करने की कोशिश करना चाहिए, ना किसी सुनने की भावनाएं होना चाहिए। आपकी श्रद्धा सिर्फ बातें करने की होना चाहिए। यानी मैं सवाल पूछूं तो आपने खुद से जवाब देना का सोचना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 आपके लिए कि इस लेक्चर को आपने निरंतर बार बार देखना चाहिए, कम से कम 3-4 बार तो आपने देखना ही चाहिए। नंबर 4, इसका यह मतलब नहीं कि ये लेक्चर्स हो गए, मतलब आपका जो मेन बुक से पढ़ना है उसका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको मेन बुक तो पढ़ना ही पड़ेगी, पर मेन बुक से पढ़ने से पहले इसको पढ़ेंगे तो मेन बुक पढ़ते समय आपको बहुत आसानी होगी और बहुत ज्यादा स्पीड मिलेगा। उम्मीद है कि कल के लेक्चर होने के बाद में आपने वो सारे चैप्टर्स को रिवाइज किया होगा। कुछ मुझे चेहरे ब्लैंक नजर आ रहे हैं, इसका मतलब आपने रात भर पढ़ाई की होगी, राइट? कितना पढ़ाई किया आपने? कुछ कितने? तीनों चैप्टर्स पढ़ लिए? क्या क्या पढ़ाई किया आपने? आपने लेवरेज पढ़ा था क्या? आपने कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पढ़ लिया? नहीं, मतलब पढ़ना मतलब सॉल्व किए सारी चीजें? पक्का बोलो किए? बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में हमने कल और एक चैप्टर किया था रेशो। तो देखो, इन लेक्चर्स का फायदा कल कुछ लोग मेरे पास में आए थे होने के बाद में, जब ये खत्म हुआ और रिवीजन लेक्चर खत्म हुआ था, उसके बाद में वो लोग पूछ रहे सर कैसे, मतलब क्या कैसा प्लान होना चाहिए। तो प्लान बहुत सिंपल है। ये लेक्चर होने के बाद में आपको जो एफएम इको को जो अदरवाइज जो 5-6 दिन लग सकते थे, तो आई थिंक ये लेक्चर देखने के बाद में आपके वो काम 2 दिन में हो सकते हैं। बिकॉज आप यहां से पूरा रिकॉल करके जाते हो, उसके बाद में सिर्फ वो क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है, और जहां पे आपको बहुत स्पीड मिलती है और अंडरस्टैंडिंग आपकी पहले से दिमाग में होती है। पर अगर आप ये सोच लो कि इतने लेक्चर कर लेंगे और अभी वो सारे क्वेश्चन जो है वो नहीं सॉल्व करेंगे, तो आपकी ये स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है। मतलब वो तो करना ही पड़ेगा ना भाई। हाँ, अगर धीरे धीरे करते करते 1-2 बार आपने जब सॉल्व कर ले, तो एग्जामिनेशन के पहले दिन हम लोग फॉर एग्जाम्पल 21 आपके लेवरेज के जो क्वेश्चन होंगे, तो एग्जामिनेशन के पहले दिन आप उसमें से 7-8 जो सिलेक्टेड करोगे तो ठीक बात है। पर अभी एग्जामिनेशन को 50-60 दिन और बाकी है, तो आई थिंक आपने इस लेक्चर के बाद में, हाँ वही जो 40 दिन बाकी है वॉटेवर, तो आपने 1 बार 2 बार तो भी आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपने इसी को ही सब कुछ समझ लिया है, मान लिया है, तो आप पास तो हो जाओगे पर स्कोर नहीं कर पाएंगे। बिकॉज देखो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। अगर मतलब डीओएल के क्वेश्चन जब तक 2-4 हाथ के नीचे से ना आ गए, तो डीओएल का स्पीड नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने रॉक्स में वो सारे क्वेश्चन कवर नहीं कराए, पर एक ही चीज को एक ही बार सॉल्व कर ले इसका मतलब स्पीड मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको स्पीड मिले एग्जामिनेशन में, और तब हो सकती है जब आपने बहुत ज्यादा उसकी प्रैक्टिस। तो आप जरूर उसको समझे, ये इस लेक्चर के बाद में भी आपको करना जरूरी है। जाहिर सी बात है, आपका स्पीड बहुत मिलेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि कल मैं रेशो एनालिसिस अगर अकेले में करता तो 6-7 घंटे 8 घंटे भी लग सकते थे, जो आपने 1 घंटे में खत्म करवाया। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो आपका बहुत टाइम से हो रहा है। पर वापस से कंक्लूजन यही है, ये जो लेक्चर है इसके बाद में आप अगर उसके सारे के सारे प्रॉब्लम्स इसके बाद में सॉल्व करेंगे, स्पीड मिलेगी और तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। समझ आ रहा है आपको? तो आपको वो करना जरूरी है, उसको आप हल्के में नहीं लेंगे। राइट एवरीबॉडी?
चलो आगे बढ़ते हैं। ये रिवीजन की श्रृंखला जो है अभी चालू रहेगी। उसके बाद में आप सभी जानते हो 26 तारीख को हम लोग मिलेंगे EIS के साथ में, 27-28 तारीख शायद से अंकिता मैम का CA इंटर लॉ भी है। उसके बाद में एंड में हमारे कॉस्टिंग के भी लेक्चर है, इन दौरान आनंद से के भी लेक्चर है। आई थिंक लगातार सारे लेक्चर से आपको जितना आनंद लेना है उसमें ले सकते हो, जितना उसको आप उसका फायदा उठाना चाहते हो कर सकते हो। पर आप पता है कि वो लोग बहुत आगे जाएंगे, वो लोग बहुत आगे जाएंगे जो इस लेक्चर के बाद में उन चैप्टर्स को डिटेल में करेंगे। तो अभी आपके ऊपर इस लेक्चर के बाद में आप कितना टाइम यूटिलाइज करते हो। कुछ लोग यहाँ पे जाने में आड़ा टेढ़ा सो जाएंगे, आपको लगेगा बस हो गया आज तो बहुत पढ़ लिए, तो ऐसे लोग आगे नहीं जा पाएंगे। बिकॉज आपको एक समझना होगा, जब हम लोग 10 से लेकर 7 की जॉब करते हैं या 9 से 5 तक काम करते हैं, वॉट एवर, जो 7-8 घंटे काम करते हैं उससे आपका जीवन में गुजारा चलता है। अगर आपने 10 से 7 काम किया है, 9 से 5 काम किया, इससे आपकी जिंदगी का गुजारा चलता है। पर अगर आपको सक्सेसफुल होना होता है तो आपको उसके बाद में 5 से 9 4 घंटे अलग से काम करना होता है, तब जाके आप सक्सेसफुल हो जाते हो। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कि ये लेक्चर करने से आप पास जरूर हो जाएंगे, पर आपको पास मतलब 40-45 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। पर अगर आपको बहुत आगे जाना, जीवन में आउटस्टैंडिंग बनना है, तो आपको लोगों से ज्यादा काम, लोग 7 घंटे करते और आप 7 घंटे करते, दोनों का बराबर ही मैच हो जाएगा। पर आप जो 4 घंटे एक्स्ट्रा करोगे उससे आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर बनोगे, आप जीवन में कामयाब होंगे। इसलिए दोस्तों हमारी जिंदगी में 11 घंटे काम करना जरूरी है, समझ रहे? तो अभी आपको समझ में आ रहा मेरा क्या बोल, 4 बार, चौथी बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कई लोग इसको ग्रांटेड लेके चलो यार अब तो समझ में आ रहा, तो FM हो ही गया। प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर, क्योंकि पेपर 3 घंटे में सॉल्व करना है, 3 घंटे में सॉल्व कैसे होगा, तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगी, है ना। तो ये लेक्चर का फायदा क्या होने वाला, ये लेक्चर का फायदा होगा जो चीजें रेशो जैसी जो चीजें हैं या कोई भी चैप्टर जिसको बहुत टाइम लगने वाला था वो यहाँ के पढ़ने के बाद में आपका फटाफट सॉल्व होगा, पर वो करना जरूरी है। जैसे अभी चैप्टर नंबर 4 करने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स का। अभी चैप्टर के अंदर अपने आप में ही 5 यूनिट्स है। ये अगर अकेले में इंसान करे तो 7-8 घंटे पक्का जाएंगे उसके, पर हमारे पास ऐसी क्षमताएं हैं, ऐसे चार्ट्स बने हुए हैं और मैं आपके दिमाग में घुसेड़ दूंगा, 50 मिनट में 5 यूनिट्स आपके खत्म हो जाएंगे, हर यूनिट 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ये रिवीजन लेक्चर का फायदा है, ओके बच्चों। पर आप जब कल पढ़ोगे तो कल क्या पढ़ना है आपने, अब ये आया आपके सामने तो आपने इसको ऐसे देखना है, जैसे मैंने अंडरलाइन किए हुए जो ब्लू वर्ड्स किए हुए ये देखना पड़ेंगे आपको। आपसे भी चार्ट से मैं तो आपको यहां से रिवाइज करा दूंगा, आपको मैं हर एक कॉन्सेप्ट का जो है ना मेन क्रक्स आपके दिमाग में घुसेड़ दूंगा, पर वो फाइनल नहीं। आपको ये भी तो, क्योंकि आपको लिखना भी तो है ना, आपको ये तो देखना पड़ेगा ना। और आपको अगर लगता है कि मेरे पास दोनों ग्रुप करके इतनी मचमच हो रही है, मेरे को हर चीज डिटेल में पढ़ते नहीं आ रही, तो एक ग्रुप 2 पर ढंग से करो यार। आप कब तक रोते रहोगे, नहीं सर नहीं हो रहा, रोज आके आप अपने दिमाग का दही करते हो यार कि नहीं हो रहा यार, 8 सब्जेक्ट है कैसे होगा, रिवीजन भी करना है और ये भी करना है। तो भाई नहीं हो रहा तो एक ग्रुप दे दो, पर जो भी करना है ढंग से तो करना पड़ेगा ना आपको। नहीं आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं रिवीजन लेक्चर के बेसिस पे पास हो जाऊंगा, फिर वो रिस्क ले रहे हो आप। तो अगर ढंग से करना है तो ये पूरा डिटेल में देखो, ये कैसे अंडरलाइन किए, कैसे ऐसा आपके बुक पे सब गंदगी होना चाहिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है। ओके गाइस, एवरीबॉडी वेलकम बैक। सो आई एम मूविंग, एवरीबॉडी वेलकम बैक ऑन चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1। आप बताएंगे इंटरनेशनल ट्रेड की 5 दे देंगे, 10 मिनट के अंदर चैप्टर आपके दिमाग में गुजर देंगे। हाँ बोला, सबसे पहले आपके सामने रहा मर्केंटलिस्ट। आप ये भी जानते हैं हमने क्लास में हर एक इसके ऊपर भी उसकी समरी बना के दिए थे, तो अब बताओ क्या बोला था मैंने इसके बारे में। मर्केंट ये हौला आदमी है, ये बोलता है सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसका विश्वास है सिर्फ एक्सपोर्ट कर देना, और एक्सपोर्ट करने के बाद में उसकी वजह से जो पैसा आएगा उससे गोल्ड ले लेंगे, मेटल ले लेंगे। ये आदमी का मानना है कि दुनिया में हर कंट्री ने विश्वास करना चाहिए, सिर्फ क्या करना, इसका ये बोलता है हर कंट्री क्या बोलता है, एक्सपोर्ट करो, और आप एक्सपोर्ट करने का जो पैसा है उससे आप गोल्ड खरीद लो, उससे मेटल खरीद लो, प्रीशियस मेटल खरीद लो। और उसका ये भी मानना है जो कंट्री के पास में मेटल ज्यादा होंगे उस कंट्री को हम लोग रिच कंट्री का वो देते हैं, टैग देते हैं। तो इसलिए ये फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट ये अलग है। क्या नाम है इसका, मर्केंटलिस्ट। नाम क्या है मर्केंटलिस्ट, नाम क्या है। आगे बोलो, चलो बोलो। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, आप सभी जानते हो पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों अगर मान लेंगे हम लोग गेहूं अच्छा बनाते हैं और वो लोग चावल अच्छा बनाते हैं, तो हम लोगों को गेहूं देंगे, उधर से चावल लेके ऐसा करेंगे, बोलो ऐसा करेंगे, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज। नाम में सुना होगा एब्सोल्यूट एडवांटेज।
हम कुछ देंगे वो कुछ देंगे, दोनों मिला के बार्टर करेंगे। पर यह तभी मुमकिन है जब हम एक किसी में अच्छे हैं और वो किसी में अच्छे हैं। नहीं नहीं, अगर मान लीजिए हम एक चीज में अच्छे हैं और वो एक चीज में अच्छे हैं, अगर हम लोग गेहूं अच्छा बनाते तो हम लोग गेहूं बना के एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट ऐसा नहीं, गेहूं बना के एक्सपोर्ट करेंगे, पर उसके बदले में उनके इसमें पैसे नहीं। वो क्या अच्छा बनाते हैं? तो चावल उनसे लेंगे। ये आपका, अगर मान लीजिए अगर आपको ऐसा बिलीव होता है कि गेहूं भी हम बना देंगे और चावल भी हम बना देंगे, हम दोस्तों चावल में अच्छे नहीं है, तो हमें जिसमें अच्छे है वही बनाए और वो जिसमें अच्छे उनको वो बना दे, बाद में दोनों। हाँ आ जाओ बच्चों, ये आपने डायग्राम देखी थी, बोलो यहां पे देख लो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, बोलो जल्दी। ये दोस्तों यहां पे एब्सोल्यूट एडवांटेज में आपने देखा होगा, यहां पे वीट में कंट्री ए जो है 6 बनाती है और कंट्री बी जो है 1 बनाती है। तो कंट्री ए किसमें अच्छी है? वीट में। तो कंट्री ए क्या करेगी और कंट्री बी क्या अच्छी है? कंट्री जो बी है वो 5 कपड़े बनाती है और ये सिर्फ 4 बनाती है 1 घंटे में, तो इसलिए वो किसमें अच्छी है और ये ए किसमें अच्छी है? तो ए भेजेगा वीट, वो भेजेगा कपड़े। ऐसा ऐसा करेंगे, इसको बोलेंगे, इसका नाम एब्सोल्यूट एडवांटेज क्यों दिया है? जिसमें जो एडवांटेज है उसने वही काम करना। क्या नीतिमत्ता गलत होगी कि हम ही कपड़े बनाएंगे, हाँ गेहूं भी हम बनाएंगे? अरे जो चीज हमें अच्छी नहीं आती ना वो नहीं बनाएंगे, वो दूसरों से ले लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कम ऑन गाइस, कम ऑन, चेक इट आउट। आ गया कंपैरेटिव एडवांटेज। आज सभी तो पाकिस्तान के बारे में जानते होंगे ना, वो गेहूं में अच्छा ना कपड़ों में अच्छा है, वो हम जानते हो सब चीजों में घटिया है। बोलो आगे। आप बताओ, सवाल उठ रहा है कि इंडिया का गेहूं भी अच्छा है, इंडिया के कपड़े भी देखो ना, यहाँ पे दोनों में भी इंडिया अच्छा है, यानी कि ए माने इंडिया होगा, तो ए वाली जो कंट्री है दोनों में भी अच्छी है, और बी यानी कि पाकिस्तान है जो दोनों में भी घटिया है। तो इसका मतलब हम इंडिया वाले कपड़े भी एक्सपोर्ट करेंगे, अरे बोलो ना, और गेहूं भी एक्सपोर्ट। ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या पाकिस्तान वाले निठल्ले बैठे रहेंगे? उनको कुछ तो वेले बैठे, कुछ तो काम देना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करेंगे, मानते हैं पाकिस्तान हर चीज में घटिया है, पर वो जिसमें कम घटिया होगा। नहीं, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे पाकिस्तान वीट में भी घटिया है, क्लोथ में भी घटिया है। बोलो आगे। पर जो मुझे लग रहा है देख के वो वीट जो है ना, उसका जो वीट है, वीट जल्दी बोलो, वो घटिया है। पर वो जो वीट है वो यहाँ पे 6 बनता, वो 1 बनाता, यानी वो 16% बनाता बस इंडिया के कंपैरिजन में। क्लोथ इंडिया 100% बनाता तो वो 50% बनाता है, यानी कि वो घटिया है, पर गेहूं में बहुत ही घटिया है और कपड़ों में थोड़ा कम घटिया है। तो पाकिस्तान क्या बनाएगा? कपड़े के गेहूं, क्लोथ्स बनाएंगे, इसलिए वो क्लोथ्स हमें देंगे, हम गेहूं देंगे, दोनों ऐसे ऐसे करेंगे। पर देखो कंपैरेटिव में भी हाँ और एब्सोल्यूट दोनों में भी ऐसे ऐसे ही करते हैं, पर एब्सोल्यूट एडवांटेज में बातें अलग हो जाती हैं। वहां पे वो एक में घटिया, एक में नहीं घटे, यहां पे तो इसलिए कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से कम। देखो कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन इसलिए नाम देगा कंपैरेटिव, घटिया कम, कंपैरेटिवली कम घटिया किसमें? हाँ बोलो चिंटी, आपके ख्यालों में कुछ और चल रहा है? आर यू देयर? पक्का? चाय पानी कॉफी वॉफी कुछ? उनको पूछा पर्सनली, आपके लिए नहीं पूछा कुछ। हाँ ठीक है दोस्तों, ओह की बात करेंगे, ओह की बात करेंगे। ओहलीन, ओहोलीन, ओहोलीन, देखो ना लिखा है यहां पे, क्योंकि इसमें एक्सचीर ओह भी नाम दिया है, इसका नाम भी ओह लीन है। बोलो ओह। हर आवाज तुमको गलत स्वरूप में देखते हो, ओहलीन। दोस्तों आपसे मेरा प्रश्न है, ओहलीन में क्या होता? ओहलीन, हाउलिन नहीं, ओहलीन। दोस्तों हाउलिन नहीं, ओहलीन। बोलो बच्चों क्या बोलेंगे इसके बारे में? नहीं तो क्या मतलब वो बोलो जल्दी से। कुछ कंट्री के पास में लेबर अच्छा होता है तो कुछ कंट्री के पास में कैपिटल अच्छा होता है। आप यूएसए की बात कर लो, कैपिटल अच्छा है। इंडिया की बात कर लो, तो हम वो चीजें बनाएंगे जो लेबर इंटेंसिव है, वो चीजें बनाएंगे जिसमें लेबर नहीं, पैसा लगता। इसलिए दोस्तों हम लोग इंडिया में हैंडीक्राफ्ट बनाएंगे, हैंडलूम बनाएंगे, हाथों से बनने वाली शॉल बनाएंगे, क्योंकि इसमें लेबर लगता है। नहीं वो पेंटिंग वाले वर्क होते हैं, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जो बोलते हैं, जहां पे लेबर हाथों से एक, वो बोला ना उस दिन वो कौन आया था अपना बाजी बाकी, क्या बोले उस दिन, एक एक शॉल बनने 25-25 30-30 दिन लगते हैं।
अब यूएसए के पास में काम देंगे तो वहां पे तो लोग ही नहीं है, तो वहां पे वो क्या करेंगे, वो सारी चीजें बनाएंगे जिसमें क्या लगती है, मशीनें। तो बताओ इंडिया वाले मशीनें क्यों नहीं ला सकते? बिकॉज इंडिया में उतना पैसा नहीं है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, आईटी की सर्विसेज बनाएंगे, हैंडीक्राफ्ट बनाएंगे, हैंडलूम बनाएंगे, सब यहां से। हाँ, फिर वो लोग क्या करेंगे, उधर से गाड़ियां भेजेंगे, उधर से मोबाइल देंगे, हाँ, उधर से टीवी देंगे, ऐसी चीजें देंगे, उधर से टॉयज देंगे, ऐसी चीजें देंगे जिसमें आपको बहुत पैसों की मशीनरी लगती है। तो दुनिया में तो अभी चाइना ही ऐसी एक्सक्लूसिव कंट्री है जहां पे हाँ कैपिटल भी है, लेबर तो बहुत ही है। ऐसा संजोग सिर्फ पूरे वर्ल्ड में चाइना को ही मिला है, जहां पे पैसा भी बहुत है, हाँ, एम्प्लॉयज भी बहुत है। पर जनरली एक तो लोगों में पैसा होता है, नहीं तो कैपिटल होता है। अभी अच्छे एग्जांपल है, उधर यूएसए है, हमको चाइना, यूएसए क्या करेगा, एप्पल आईफोन भेजेंगे, हम यहां से शॉल भेजेंगे। नहीं, करना तो हर जगह पे ऐसा ही है ना भाई, इसके बगैर नहीं होगा। एक लेंगे एक देंगे। बच्चों जो ऑल इन समझ ही गया होगा। दोस्तों अब बात करेंगे एंटिटी की, बात करेंगे एंटिटी, न्यूट्रेट थ्योरी। आ देखे जरा वे कितना है दम साथियों। दोस्तों इसमें बोलेंगे हम भी कार बनाएंगे, तुम भी कार बनाएंगे, हम भी मोबाइल बनाएंगे, तुम्हारी हुंडई भी इधर आएगी, होंडा भी इधर आएगी, टोयोटा भी इधर आएगी, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू, हमारा टाटा भी इधर होगा, मारुति भी होगा, महिंद्रा भी। दोस्तों क्या करेंगे, तुम भी कार बनाओ, हम भी बनाएंगे, लेट कस्टमर भी बेनिफिटेड, जिसकी कार सस्ती होंगी। इसके ऐसे करने से एंटिटी क्या होता है, इससे फायदा कस्टमर को, सारी चीजों को सस्ता मिलता है। मोबाइल हम भी बनाएंगे, हम लावा बनाएंगे, तुम वो बनाओ, वीवो बनाओ, ओप्पो बनाओ, इंडिया में लावा भी देंगे, माइक्रोमैक्स भी देंगे, और वीवो ओप्पो भी देंगे। देख लेंगे जिसमें जितना दाम। एंटिटी में लेबर और वो कैपिटल कुछ नहीं होता, एंटिटी में तुम भी बनाओ, इंडिया में इतना कंपटीशन कर देंगे बस। हाँ, एंटिटी चैप्टर ओवर गाइस। सभी लोग, जो लोग वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, लाइक टोको जल्दी से, और वहां पे सब्सक्राइब देखो, सब्सक्राइब होता है एक बार देख लो। नहीं, आपको तरीका अच्छा तो लाइक ठोक दो, वरना आगे नहीं बढ़ेंगी बात। तो 2 बार मत करना, 2 बार करना बेटा, वहां पे के डस लेंगे। अरे तुम नलीफाई कर रहे यार, हो आगे नहीं बढ़ रहा, मुझे कुछ दिख रहा नहीं इधर से। देखो ये हावले ने 2 बार कर दिया। बोलो बच्चों, 5 थियरी कौन सी, 5 थियरी कौन सी? मैं पता मैं देखे जरा किसमें कितना दम कौन सी है। पाकिस्तान दोनों में भी घटिया है, पर कम घटिया किसमें, कंपैरेटिव। वो एक में घटिया, हम एक में घटिया, दोनों एब्सोल्यूट एडवांटेज। हम सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे, गोल्ड लाएंगे। क्या नाम है इसका, मर्केंटाइल। और दोस्तों ओह क्या होता है, ओह वो कैपिटल वाले हैं, हम लेबर वाले हैं। हम इधर से शॉल बना के भेजेंगे, वो उधर से आईफोन बना के भेजेंगे, दोनों ऐसे ऐसे करेंगे। देखो सिर्फ एक ही चीज है, देखो ये जो पहले वाला ए और बाद में ई वाला, दोनों में ऐसा नहीं होता। ए वाला बोलता है सिर्फ भेजते रहो, ऐसा नहीं, उसमें ऐसा ऐसा है। बी सी डी में ऐसा ऐसा है, और ई में भी क्या बोलता है, नहीं आएंगे ना, जो देखेंगे ऐसा ऐसा नहीं करेंगे, देखेंगे जिसमें दम। हो सकता है हम ऐसा ही करते रहे, क्योंकि न्यूट्रेट थ्योरी में जरूरी नहीं कि हम उनसे इंपोर्ट करें, पर बी सी डी में क्या बोलते हैं, इंपोर्ट भी जरूरी, एक्सपोर्ट भी जरूरी है। ए में क्या बोलता है, ओनली एक्सपोर्ट। और ई वाला क्या बोलता है, हो सकता है सारे मोबाइल इंपोर्ट ही हो इंडिया में, इधर से कुछ जा ही नहीं रहा। ठीक है यार, कम ऑन, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक दोस्तों हमने यूनिट नंबर 1 को खत्म कर दिया है, अब आगे बढ़ेंगे। क्या ओलिन क्या रे, बहुत मजे मत लो मित्रों, आगे बढ़ेंगे। चलो चलो चलो, यूनिट नंबर 2। दोस्तों आप सभी जानते हैं तारीफ पे तारीफ हो गई, बोलो क्या करेंगे,
तारीफ पे तारीफ, 10 मिनट का समय, 10 मिनट बाद चैप्टर खत्म होना चाहिए। मित्रा आप सभी जानते हैं तारीफ यानी कि ड्यूटीज लगाएंगे। भारत में इंपोर्ट करते समय इतनी तारीफ कर देंगे, इतना टैरिफ लगा देंगे, इतना लगा देंगे कि लोगों ने इंपोर्ट ही नहीं करना। बिकॉज देश का विश्वास एक्सपोर्ट पे ज्यादा, इंपोर्ट पे, क्योंकि नेशनल इनकम कब बढ़ता है? फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, एक्सपोर्ट करे तो इनकम बढ़ेंगी। तो बोलो बच्चों एक्सपोर्ट पे विश्वास ज्यादा और इंपोर्ट पे, इसलिए इंपोर्ट को घटाने के लिए क्या करेंगे? तारीफ, इतनी तारीफ लगा देंगे ना, मैं क्या बोलूं आपको कि उधर की चीजें इंडिया में आना ही नहीं। तो ऐसा अगर आपने बहुत अंडशंड कुछ तो भी आपने तारीफ लगा, उसको होता है प्रोहिबिटिव तारीफ। प्रोहिबिटिव मतलब इतनी तारीफ लगा दो, 100 रुपए की कार 500 रुपए का ड्यूटी, सोचते सपने में भी देखना नहीं, प्रोहिबिटिव। हाँ, उसके बाद में स्पेसिफिक तारीफ। स्पेसिफिक यानी क्या हो रहा है? आपकी साइकिल हो या गाड़ी हो, गाड़ी मान लो इंडिया में आएंगे, चाहे 10,000 की हो या 1 लाख की हो, 1,000 रुपए का तारीफ लगेगा, इसको स्पेसिफिक बोलते हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू उतनी ही तारीफ लगेगी। बोला आगे, हाँ बोला बोला, कमान, क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक। एड वैल्यूरम बोलो जल्दी से, जितनी वैल्यू ज्यादा, जितनी वैल्यू ज्यादा उतनी तारीफ। यानी कि आपकी 10,000 की होंगी और 10% लगा देंगे तो बोलो कितना होगा? 1,000 रुपए। और 1 लाख की गाड़ी लाई तो 10,000 रुपए, और 10 लाख की लाई तो 1 लाख। यानी जितनी वैल्यू ज्यादा उतनी तारीफ, उसको बोलते नाम लगा वैल्यू। वैल्यू वैल वैल यानी कि वैल्यू वाला। स्पेसिफिक में वैल्यू का संबंध नहीं। तीसरी बात, हाँ मिक्स्ड कर देंगे और कंपाउंड। मिक्स्ड का मतलब होता है स्पेसिफिक भी लगाएंगे एंड विच एवर इज हाइयर करेंगे। अगर आपका स्पेसिफिक 100 रुपए आ रहा है और एड वैल्यूरम से 1,000 आ रहा है तो 1,000 ले लेंगे। यहां पे विच इज हाइयर यानी कि ये स्पेसिफिक और एड वैल्यूरम का हाइयर लेंगे। और कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं होता, स्पेसिफिक भी लेंगे एड वैल्यूरम भी लेंगे, दोनों को ऐड करके 100 रुपए स्पेसिफिक है और आपके 10,000 पे 10% कितना? 1,000 हो गया, तो 100 रुपए तो लेंगे ही लेंगे, 1,000 भी लेंगे, दोनों को ऐड करके 1,100 रुपए लेंगे। बोलो जल्दी से, क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंडिंग। नाम में लिखा कंपाउंड मतलब जोड़ दो। आगे टेक्निकल बोलो, क्या टेक्निकल? ये बैटरीज के बारे में है। पहले इन्वर्टर पे लोग 2 बैटरी लाते थे, तो हमने बताया इन्वर्टर लाएंगे, 2 बैटरी इन्वर्टर लाएंगे और साथ में बैटरीज लेके आएंगे। तो बोले 10,000 दे देना। लोगों का ऐसा है क्या? एक काम करो, एक इंसान ने 1 इन्वर्टर लाया, 100 बैटरी लाई, बोले अभी भी कितने होंगे? बोले 10,000। अब ऐसा नहीं होगा, इनको समझ गया लोग बेवकूफ बना रहे हैं। बोले एक काम करो, इन्वर्टर का 5,000 दो, हर बैटरी के पीछे 1,000 दे दो। आपने इन्वर्टर के 5 लेंगे, 100 बैटरी, तो 100 बैटरी मल्टीप्लाई बाय 1,000 वो भी लेंगे। अगर पहले क्या करते थे मालूम क्या लोग? एक पहले ऑडियो सिस्टम लाते थे, यानी कि जो CD प्लेयर, DVD प्लेयर, साथ में 1-2 स्पीकर आते थे। इन्होंने बाद में देखा कि लोग एक DVD प्लेयर ला रहे, 100 स्पीकर साथ में ला रहे हैं। बोले ऐसा नहीं होगा, अब एक काम करते हैं, DVD का अलग लेंगे, बोलो आगे, और हर स्पीकर के पीछे इतना इतना लेंगे, ताकि लोगों को समझ गया यार अभी क्या करो, कंट्रोल में स्पीकर लेंगे। वरना लोग क्या था, एक DVD प्लेयर लाओ, बाकी सब फोकट में स्पीकर इंडिया में आएगा बगैर तारीफ के। अब बोले हर स्पीकर पे तारीफ करेंगे। बोलो सही है नहीं? बोलो आगे तारीफ करो। अरे ये तो उसके लिए है। बोलो दारू की बोतल है ये, बोले 5 दारू की बोतल लाएंगे, कोई बात तो नहीं, उस पर कोई तारीफ नहीं लगाएंगे, बिकॉज वो तो नॉर्मल कंजम्पशन है। क्यों? बराबर क्या नहीं? 5 तो कोई भी पी लेता है, पर 5 के ऊपर लाएंगे तो मतलब बेवड़ा है, इसकी बेवड़े का बेवड़ापन कम करना पड़ेगा। तो इसलिए उसको क्या करेंगे? तारीफ कोड, रेट कोटास देंगे। 5 तक नॉर्मल देंगे, उसके बाद 5 बराबर है क्या? क्या कम है? 5 कम है। मैं तो लेता ही नहीं भाई। अरे कोई लेता नहीं, अंकिता हम क्या बोलेगी? हाँ, काय का एक्सपीरियंस काय का है? मित्रों मैं कुछ पीता नहीं हूं। अरे क्यों? मतलब मेरी इच्छा ही नहीं होती पीने की। चलिए, अरे यार तुम बहुत पर्सनल हो रहे यार, तुम्हारी हर मजाक को बर्दाश्त कर सकते किया रहा क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम ये पर्सनल हो रहा बहुत, इसको समझा दो कि यार। दोस्तों यहां पे मोस्ट फेवर्ड नेशन है, आप सभी जानते हैं, जितने भी लोग WTO की कंट्रीज है, WTO में 164 कंट्रीज है,
सभी को एमएफएन कहेंगे। अभी हाल ही में रशिया को एमएफएन के दर्जे से निकाल दिया। यूएसए के लोग बोलते हैं भले ही डब्ल्यूटीओ का मेंबर है रशिया, पर रशिया हमारा सुनता नहीं, यूक्रेन पे बम डालता है, वो डराता है हमको। यूके वाले बोलते हैं इसको पहले हटाओ, ये एमएफएन नहीं, इसको हम लोग इसकी इतनी तारीफ लगाएंगे ना, बिकॉज ये डब्ल्यूटीओ का होगा जरूर, पर अभी हमारा एमएफएन नहीं है। हालांकि एमएफएन में 164 जो मेंबर्स है वो एक दूसरे को एमएफएन मानते हैं, वो तो एक दूसरे को कम चार्ज करते हैं। सर और भी कोई कंट्री है, बिकॉज देश में वर्ल्ड में 210 कंट्रीज होंगी, कभी कभी कम होती ज्यादा होती पता नहीं क्या करते हैं, पर 210 में 164, अरे वो कभी किसको देश का दर्जा देते हैं, कभी निकाल देते हैं। अब 164 में से जो बाकी है 210 में से 36 और बाकी, राइट 46 जो बाकी है, उसको एमएफएन नहीं मानते। फिर उनको जो चाहे तुम चाहे, बिकॉज डब्ल्यूटीओ बोलता है ये हमारे कवरेज की नहीं है, उसको जो चेपना चेप दो, पर जो हमारे संगठन के हैं वो आपस में भाईचारा रखो और बहनचारा भी आगे बढ़े। वेरिएबल टैरिफ बोलो, वेरिएबल टैरिफ बोलो जल्दी से। ये चाइना के दूध की बात है दोस्तों। इंडिया का दूध 50 रुपए किलो बिक रहा, 50 रुपए लीटर, और दोस्तों उधर का जो है वो बोले चाइनीज दूध है। हम लोग 10 रुपए लीटर, 10 रुपए लीटर, 10 रुपए लीटर, चाइना का दूध 10 रुपए लीटर। तो अब वो इंडिया के से कंपटीशन हो रही है उसकी, तो बताओ क्या करेंगे, उसको 40 रुपए जड़ देंगे, अगर उसने 20 रुपए के तो 30 रुपए लगा देंगे, यानी कि उसकी कीमत इंडिया के दूध से कम नहीं होने देंगे। अरे बोलो हाँ या ना। प्रेफरेंशियल टैरिफ, प्रेफरेंशियल टैरिफ बोलो क्या है ये, आप भूल रहे, जल्दी से बताओ। अभी एमएफएन में भले ही रशिया को 10% चार्ज करने का बोला है, पर हमारे संबंध इतने करीब है तो हम लोग थोड़ा सा उनके प्रति हमारी जो है, हमारे जो है वो बहुत हमारे प्रेम संबंध बहुत अच्छे हैं, तो मैं 10 नहीं लगाऊंगा, मैं 6 लगाऊंगा। एमएफएन के लिए 10 कर रहा हूं, पर रशिया भले ही एमएफएन है पर वो मेरे बहुत ही करीब है, उसके लिए मैं और मेरे लिए वो दोनों भी, तो इसलिए मैं उसको 6% कर सकता हूं, उसको प्रेफरेंशियल बोलते हैं। अरे बोल रहे नहीं, ये बाउंड टैरिफ क्या होता है, बाउंड। आप सभी जानते हैं बाउंड और अप्लाइड में फर्क है। क्या होता है बाउंड में, आप बोलते हैं भाई देख ये जो है ना, मैं जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना तेरे को 10% के ऊपर नहीं टैरिफ लगाऊंगा, वैसे मैं तुझे आज 2% लगा रहा हूं, अप्लाइड मेरा 2 है, पर मैं जीवन में कुछ भी हो, कोरोना आया, मान लो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, चौथा वर्ल्ड वॉर हो गया, दुनिया में कुछ भी हो गया, सुनामी आ गया, मैं तेरे को 10 के ऊपर, तो बाउंड यानी कि बाउंड है, बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज, उसके ऊपर नहीं जाएगा। अप्लाइड देखो, अप्लाइड इज ऑलवेज लेसर देन बाउंड, अप्लाइड कैन नॉट बी मोर देन अ बाउंड। क्यों? बाउंड 10 का है तो आप चाहकर भी 12 नहीं कर सकते हो, आपने 8 किया 8 अप्लाइड, 9 किया 9 अप्लाइड, 5 किया 5, यानी अप्लाइड इज ऑलवेज लेसर देन बाउंड। एस्केलेटेड टैरिफ बोलो जल्दी से। हाँ सही पकड़े हैं, अरे क्या बच्चा तो बहुत आगे जाएगा, बोलेगे उधर से तू बहुत ऊपर जाएगा। दोस्तों एस्केलेटेड की बात करते हैं, तुम इंडिया में एक काम करो, छुट्टा छुट्टा रॉ मटेरियल लेके आओ, हम तुमको कम चार्ज करेंगे, पर तुमने पूरा गाड़ी बना के लेके आया है कार, तो हम तुमको बड़ा जड़ देंगे, बिकॉज हम चाहते कि भारत के लोगों को लेबर मिले, इसलिए आप तुम अगर रॉ मटेरियल लाएंगे तो कम और फिनिश गुड्स लाएंगे तो बहुत ज्यादा। आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट सब्सिडीज, ये क्या बोल रहे हैं, अरे ये तो क्या है, इंपोर्ट पे सब्सिडी देंगे उल्टा, ये इंपोर्ट सब्सिडीज है। अब बताएंगे इंपोर्ट सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग अब की बात तो नहीं पैसे नहीं लगाएंगे, उल्टा सब्सिडी देंगे। एग्जांपल कोरोना की वैक्सीन ला रहे हैं तो हम बोलेंगे यार इंडिया में आने तो सब्सिडी, बिकॉज ये चीजें जब इंडिया में बहुत कम होती है ना, बोलो यार जल्दी से, तो उसको और इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाते, सब्सिडी देते हैं। ये क्या है, टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। अरे ये ट्रेड, अरे हमारे फायरवर्क्स का जो बिजनेस है, जो डोमेस्टिक ट्रेड है, हमारे जो पटाखों का धंधा है या जो टॉयज का धंधा है, इंडिया के लोग बर्बाद हो रहे हैं। काम करेंगे ना फिर, हाँ इंडिया के लोगों के पटाखे का धंधा और टॉयज का धंधा बर्बाद हो रहा है। अब एक काम करेंगे, चाइना का टॉयज आया कि इतना टैरिफ लगाएंगे कि वो इंडिया के टॉयज से महंगा हो जाएगा, इसलिए कोई भी, हाँ एंटी डंपिंग, ये तो आप जानते होंगे, काउंटर विलिंग भी जानते होंगे। एंटी डंपिंग में क्या होता है, दोनों का मतलब सेम ही है। एंटी डंपिंग में कौन करता है, 10 रुपए की चीज है उधर बेचता है, वो कौन, चाइना का एक व्यापारी 10 रुपए में चाइना में बेचता है,
वो जानबूझ के इंडिया के मार्केट को डिस्ट्रॉय करने के लिए 5 रुपए में बेच रहा है, तो घाटे में बेच रहा है। बोले इंडिया का मार्केट को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो मोदी जी ने सुना, बोले ऐसा है क्या, रुक जा, तू 5 रुपए में ला मेरे बॉर्डर तक, मैं उसके ऊपर 5 रुपए का ड्यूटी लगाता, तो जो तेरा चाइना में 10 चल रहा था, इंडिया में भी 10 में ही चलेगा। बोलो जल्दी से, है क्या नहीं सही? इसको होते हैं एंटी डंपिंग। इसका डंपिंग नहीं, इंडिया में लाके जो डंप कर रहे थे, डंप, उसको एंटी डंप करेंगे, ताकि कोई ऐसा गलत भावना से इंडिया में नहीं लाएगा। इंडिया को डिस्ट्रॉय करने का सोचने का भी नहीं। लगाओगे एंटी डंपिंग? तू डंप कर, मैं एंटी करता, वो करते तो डंपिंग, और हम ड्यूटी लगा के एंटी, ताकि कोई डंप ना कर सके। और यही चीज है, वो 10 रुपए की चीज, हाँ वो 10 रुपए में भी बेचना होता है इंडिया में। पर जिनपिंग क्या बोला उसको, एक काम कर, इंडिया को बजाते हैं, मैं तेरे को 4 रुपए का देता हूं, तो इंडिया में 6 रुपए में बेच देना। बोले मेरा नुकसान, अरे मैं दे रहा हूं देखो 4 रुपए। चाइना गवर्नमेंट बोलती मैं तुझे, तो मोदी जी ने सुना, बोले ऐसा क्या, ए जिनपिंग या रुक्स, तू तेरी चीज 6 रुपए में बेच रहा था, मैं मोदी तेरे को 4 रुपए का तारीफ देता हूं, तेरी चीज जो 10 में चाइना में बिक रही थी। यानी एंटी डंपिंग में वो व्यापारी खुद लॉस खा रहा था, काउंटेड दे वो चाइना गवर्नमेंट लॉस खा रही है। दोनों का इरादा ही कि इंडिया की बर्बादी। मोदी जी आया, मोदी जी ने बोला चाहे तुम अभी खुद से लॉस करो, चाहे कंट्री लॉस करेंगी, हम एक तो तुम्हें काउंटर विलिंग देंगे या एंटी डंपिंग। अगर व्यापारी नुकसान कर रहा था तो एंटी डंपिंग देंगे, उधर की गवर्नमेंट नुकसान कर रही थी। दोस्तों हम लोग ने तारीफ देखा, अब की बात तारीफ यानी कि ड्यूटीज नहीं लगाएंगे, अब ऐसी कुछ करेंगे, पैसे न लगाते हुए भी दर्द देंगे, इतना दर्द देंगे कि बोलेंगे इंडिया में आना है। देखो टेक्निकल मेजर्स दिख रहा होगा, देखा होगा। ये तो हमने सैनिटरी, हमने उसकी बात की थी, इसकी बात की थी, उसकी बात की थी, याद है ना क्या नाम उसका, बाला, बाला, ओ बाला, ओ बाला, सुनो का बाला, सुनो सुनो, कौन है बाला का ओनर? ये वेंकीज का ओनर है बाला, यू रिमेंबर दैट। तो वेंकीज वाले क्या करते हैं पता है क्या, उनको बोल दिया अगर आपको जो नॉनवेज इंडिया में, इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, मान लो कोई बंदा बाहर से इंडिया में क्या बेच रहा होगा, चिकन बेच रहा होगा या प्रोटीन पाउडर बेच रहा होगा, नॉनवेज बेचता होगा, और ऐसा भी हो सकता है वो खा के लोग इधर के मर जाएंगे, या कुछ उधर के लोग इंडिया में मेडिसिन एक्सपोर्ट करते होंगे, तो वहां पे क्या लगेंगे, सैनिटरी एंड व्हाट, साइको सैनिटरी। क्या मतलब है इसका रे? देखो यहां पे ये अंदर की बात है, अंदर यानी कि वो जो फैक्ट्री में जब वो चिकन बन रहा था, वो प्रोटीन, तो वो उन्होंने क्या प्रोसेस फॉलो किया, वो डिजाइन स्टैंडर्ड फॉलो करते कि नहीं करते, हाइजीन, हाइजीन, ये उसकी स्वच्छता चेक करेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए इधर इंडिया के लोग खा के मर जाए। तो इस पे उनको रोका। देखो अल्टीमेटली हमें उसको रोकना ही था ना, तो 90% लोग तो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होते, तो उनका प्रोटीन इधर इंडिया में आता ही नहीं। तो अल्टीमेटली हमें क्या था, पहले हमने पैसे लगा के उनको रोका, अभी तो पैसे भी नहीं लगा, वैसे भी रुक गए। अरे बोलो यार, अल्टीमेटली मकसद क्या है आपका, फिरंगियों को इंडिया में आने नको दो। ये टेक्निकल क्या है बताओ, ये बाहर की बात है, उसके ऊपर ऐसा ही लेबल चाहिए, उसका साइज ऐसा ही चाहिए, उसके ऊपर चिट्ठी पे लेबल पे ग्रीन रेड लेबल होना चाहिए, इंग्रेडिएंट लिखा होना चाहिए, इतना ही साइज का होना चाहिए। ये बाहर की बात है, एक अंदर की है एक बाहर की। अंदर की यानी सैनिटरी और बाहर की टेक्निकल, दोनों याद रखे, नाम याद रखे। मुझे एग्जामिनेशन नहीं लिखना है, आपको लिखना है, जल्दी से देख लो। हाँ देख लो, देख लो, आप देख लो, नाम देख लो। इस लेक्चर को जितना अच्छे से देखेंगे, घर पे जाने में पढ़ने का बोझ उतना कम हो जाएगा। हाँ आप अच्छे से पढ़ो, दिल लगा के, दिल खोल के पढ़ो आज। हाँ आ जाओ। ए चिंटी तू छेड़ती है मुझे? हाँ हाँ करती है। वो छेड़ के लेती है। दोस्तों दुनिया में याद रखना, ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड, एक टैरिफ एक नॉन टैरिफ। टैरिफ यानी पैसों से रोकेंगे, नॉन टैरिफ यानी न पैसे से रोकेंगे। नॉन टैरिफ के 2 बच्चे, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में सैनिटरी और दूसरा कौन सा था, टेक्निकल बैरियर, टीबीटी बोलते हैं उसको। नॉन टेक्निकल, नंबर 1 इंपोर्ट कोटास। इंपोर्ट कोटास, इंडिया में सिर्फ 10,000 टन ही इंपोर्ट होगा, उससे ज्यादा कहीं इंपोर्ट नहीं होगा। गेहूं इंडिया में आएगा इतना ही जाएगा, उससे ज्यादा इंपोर्ट। आगे बोलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, कम ऑन गाइस बोलेंगे। अरे बोल रहे भी नहीं। प्राइस कंट्रोल में क्या मतलब है इसका, इससे कम इंडिया में आप बेच नहीं सकते हो। इंडिया में बेचना है तो इसी प्राइस पे आपको बेचना होगा, इससे कम भी नहीं, इससे ज्यादा। में इसको बोलते प्राइस कंट्रोल मेजर्स, बराबर है। अच्छा लोग सस्ता क्यों बेचेंगे इंडिया में आके?
तुम एक काम करो, इंडिया को बर्बाद करना चाहते हो क्या तुम लोग? पहले तुम सस्ते में देंगे, फिर अपनी मोनोपोली बनाएंगे, हमारे इंडिया के व्यापारियों को बर्बाद करेंगे तुम लोग। समझा क्या? नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, नॉन ऑटोमिक लाइसेंस। अरे ये इंडिया में इंपोर्ट करना है तो लाइसेंस के बगैर इंपोर्ट नहीं होगा। इंपोर्ट करने का लाइसेंस चाहिए। जो चीजों की वजह से इंडिया में मार्केट खराब हो रहा है, बोले ये इंपोर्ट का लाइसेंस आएगा तुझे कड़े। इफ यू डोंट कैरी लाइसेंस ऑफ व्हाट इंपोर्ट, यू कांट इंपोर्ट। हाँ, नंबर 4, मुझे याद नहीं आ रहा, फाइनेंशियल मेजर में भूल गया। अरे वो आरबीआई वाला है, तुझे इंपोर्ट करना है कि तुझे डॉलर चाहिए क्या? डॉलर मांगते तेरे को, इसको ले रहा है कोपचे में घेरा है, उसको कोपचे में लेके 3 महीने तक उसको पैसे डॉलर ही नहीं मिलेंगे उसको। ला ला तेरा एडवांस ला, उसके रुपी दे लेंगे, डॉलर 4 महीने बाद देंगे। वो इंसान बोलेगा एक काम करो, वो मेरे रुपीज वापस दे दो, मेरा जो सीजन का टाइम था वो खत्म हो गया, मेरे को इसके बाद में मैं आता नहीं। तो फाइनेंशियल मेजर, इस चैप्टर में दुविधा क्या है, आपको कौन से आपको पता होना चाहिए किसका कौन कॉन्सेप्ट है, वरना ऐसा ना हो जाए फाइनेंशियल मेजर याद आए पर आपको एग्जैक्टली याद नहीं रहे वो उसका क्या है। फाइनेंशियल मेजर क्या, आरबीआई याद आना चाहिए। बोलो, मेजर अफेक्टिंग, ये क्या है? और मेजर अफेक्टिंग कंपटीशन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, ये दोनों पॉइंट एक ही क्या अलग अलग है? पहले गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि कुछ को इंपोर्ट करने का जो काम है गवर्नमेंट ही करेगी, ऐसा मतलब है इसका। जैसे एग्जांपल, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, आप कुछ गलत बोल रहे हो। हाँ, आप इसका मतलब गलत बोल रहे हो। इसमें क्या है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट को अगर बाहर से, इंडिया के बाहर से जो चीजें सस्ती भी मिल रही होंगी वो सस्ता नहीं लेंगे। अब मान लो इंडिया के बाहर से चाइना का सीमेंट जो सस्ता मिल रहा होगा वो इंपोर्ट नहीं, वो अडानी का सीमेंट लेंगे, एसीसी, अंबुजा, हाँ ठीक, वही लेंगे, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। मैंने सही बोला ना, कुछ गलत नहीं बोल रहा। और मेजर अफेक्टिंग कंपटीशन, इसका मतलब मुझे याद नहीं आ रहा। ये हमने पाम ऑयल देखा था, ये पाम ऑयल को बोला है कि अगर आपको, मैं सही बोल रहा हूं ना, एक बार देख लो पहले, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बोलेंगे तुम ही इंपोर्ट करना। यानी कि हर आम आदमी एक किराना शॉप बोल रहा मैं इंपोर्ट कर लेता है, चुप, तुमको इंपोर्ट करना है, एक तो पहले इंपोर्ट करना है। इंडिया में जो है सनफ्लावर ग्राउंडनट बहुत निकलता है, उधर से तेल निकालो। पर अगर तुमको बहुत ही बाहर से तेल लाने की उम्मीदें हैं, रशिया से बहुत एडिबल ऑयल आता है ना इंडिया में, तो ऐसा हर आम आदमी रशिया से नहीं ला सकता। वो लाने का अधिकार कुछ एजेंसीज को दिया है, वही ला सकते हैं। उसको बोलते क्या बोलते, मेजर अफेक्टिंग। ये क्या है रे बच्चों, ये इसका तो डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्शन क्या होता है ये? अरे ये वो है ऑरेंज का एग्जांपल। अरे इंडिया में तुम ऑरेंज लेके आओ, पर महाराष्ट्र वाले बोलेंगे, ये फडणवीस साहब बोलेंगे, गडकरी बोलेंगे इधर नागपुर में आना नहीं, नागपुर के लोगों के पास में ऑलरेडी ऑरेंज बहुत है, हमारे पास ऑलरेडी ऑरेंज ज्यादा, तुम ऑलरेडी ला रहे इधर से, हाँ, तो हमारे लोग क्या खाएंगे यहाँ पे? आपको इंडिया में लाना लाओ, पर इस एरिया में इंपोर्टेड ऑरेंज दिखना नहीं, बिकॉज इधर जो है हमारे विदर्भ का ऑरेंज चलता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द पोस्ट सेल्स है भाई, इंडिया में ऑडी लाना है, ऑडी इंपोर्ट करो, तुम्हें मर्जी लाना लाओ, पर उसका जो खराब होने का रिपेयरिंग जो है वो इंडिया का ही रोजगार करेगा आगे। एडमिनिस्ट्रेट, ये तो इतना मुझे अच्छा लगता है, इतनी तारीख देंगे, इतनी तारीख, वो फॉरेन कोई भी इंडिया में इंपोर्ट करना चाह रहा है उसको इतना सड़ाएंगे, इतनी चक्कर काटने, जैसे नहीं कि सीए के अटेम्प्ट होते हैं बाद में सीए छोड़ देगा, वैसा इतने अटेम्प्ट लगाएंगे, वो इंसान दर्द में बोलेगा एक काम करता मैं मैं इंपोर्ट नहीं कर, मैं इंपोर्ट मेरे को नहीं करना इंपोर्ट, मैंने कब कहा था? बिकॉज वो भूल जाएंगे गवर्नमेंट ऑफिस क्यों आया था। रूल्स ऑफ ओरिजिन, अरे भाई ये रूल्स ऑफ ओरिजिन ये बता रहे कहा, ए इंपोर्ट करने से पहले तू चाइना का है, तू कोरोना का मैन्युफैक्चर, ए बंद करो, तू पाकिस्तान से है, उरी का हमला तूने किया, ए वर्ल्ड में हर जगह से आएगा, चाइना से, पाकिस्तान से, ओरिजिन। तू बहुत फील ले रहा है। सेफगार्ड मेजर्स, सेफगार्ड मेजर्स, ये जो है ना, देखो सेफगार्ड मेजर्स में और एम्बार्गोज में, दोनों में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है। एम्बार्गोज में आप परमानेंटली उसको बंद कर देते हो, और सेफगार्ड मेजर में देखो क्या होता है ना, सेफगार्ड मेजर में जब तक हमारे देश का कोई डोमेस्टिक जो चीज है, जब तक हमारे यहां की स्थिति ठीक नहीं होती, हमने उसको टाइम बिंग बंद करवाया। एम्बार्गोज में नहीं, हमें वो उस कंट्री का नाम भी ले तो हमें चिढ़ मचती है। पाकिस्तान को एम्बार्गोज करके, आप बताओ एम्बार्गोज किसकी वजह से आया है?
ये कोई ट्रेड की वजह से नहीं आया है, ये सेंटीमेंट को हर्ट हुआ है। अब पाकिस्तान वालों ने बम डाल के 40 लोग मार दिए, उसके बाद में अगर हमने पाकिस्तान को बंद करा, वो एम्बार्गो जो सेफगार्ड मेजर नहीं है, ये चिड़ मची है हमारे सेंटीमेंट्स को। हाँ, 26/11 का ताज में हजारों लोगों को मार दिया, आप उसके बाद में एम्बार्गो लगाएंगे कि सेफगार्ड लगाएंगे? तो दुनिया में किसी भी कंट्री के साथ में हम लोग सेफगार्ड लगा सकते हैं, एम्बार्गो सिर्फ उसके अंदर जिसने हमारा सेंटीमेंट हर्ट किया है। और इंडिया का सेंटीमेंट सिर्फ दो ही लोग हर्ट करते हैं, एक चाइना, इनको दोनों को अपन एक काम करते हैं, इनके खिलाफ एम्बार्गो लगा देते हैं, बिकॉज ये बार बार हमें इमोशनली हर्ट करते हैं। दोस्तों, सेफगार्ड मेजर्स का मतलब बताइए, आपने इनको बैन करा है, ये टाइम बिंग बैन है। सिर्फ हमारे देश में कुछ चीजें हैं जो खराब हो रही है, फॉर एग्जांपल हमें लग रहा है कि फर्नीचर है, जो टॉयज है, अभी यार 1-2 साल अभी जैसे एग्जांपल कोरोना आया हुआ है, ये ऑलरेडी टॉयज वाले मर रहे हैं यहाँ पे, तो एक काम करो भाई, एक काम करो, टॉयज वालों को थोड़ा सा कम बैक करने दो। हम WTO को बोलेंगे भाई तो तेरा सब समझ रहे हैं, हम फ्री ट्रेड पे बिलीव करते हैं, पर थोड़ा समझ ले, अगर इंपोर्ट होते रहेंगे ना, ये लोग खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। तुम्हारा क्या चल रहा है? WTO, और WTO ने खुद ने बोला था आप चाहते हो तो तब इंपोर्ट बैन करा सकते हो जब आपको डोमेस्टिक, देखो WTO का एक प्रिंसिपल है प्रियंका चोपड़ा वाला, उसमें हमने बोला था कि हम लोग इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्ट करा सकते हैं अगर हमें डोमेस्टिक को बचाना है। यू रिमेंबर दिस? आई थिंक ये चैप्टर हमारा खत्म है। बोलो एवरीबॉडी, एक बार ताली आप सभी के लिए। सुपर, फैंटास्टिक। मैं तो कहता हूं कि जिस दिन आपकी पहले दिन की रिवीजन हो जाएगी, दूसरे दिन सवेरे उठ के, यानी कि एग्जामिनेशन के ठीक पहले दिन मॉर्निंग में पहले 5-6 घंटे में इकोनॉमिक्स को एकदम, क्योंकि 40 मार्क का आपको जो खुशी मिलेगी, पर आप पढ़ते समय याद रखना, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर। अभी इस चैप्टर को रिवीजन कैसे होना चाहिए? पढ़ के नहीं, लोग वही गलती करते हैं, क्योंकि जो लोग रीडिंग करेंगे, क्वेश्चन का भी रीडिंग करेंगे, आंसर का भी, उनको एग्जामिनेशन में याद है, वो भूल जाएगा। आपको कैसा पढ़ना चाहिए? स्पेसिफिक तारीफ, हाँ, इर्रेस्पेक्टिव वैल्यू कितना मिलेगा, एडेड वैल्यू, हाँ, जितनी वैल्यू ज्यादा। इस तरह का रिवीजन जो लोग करते हैं वो एग्जामिनेशन में यशस्वी हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप क्या करोगे, आपको लगता है कि मुझे मुझे क्या करना है, पढ़ना है, और मैं तो आपको इतनी इंपेशेंट हो जाते हो आप कि क्वेश्चन भी आप ही पढ़ते हो और आंसर का दिमाग नहीं रिकॉल करता, आपकी आंखें पढ़ लेती है। आपकी आंखों को रोकिए, हर जगह पे नजर मारने की जरूरत नहीं। ब्रेन को इमेजिन करने दीजिएगा, आंखों पे कंट्रोल पाइएगा। जो लोग अपने आंखों को कंट्रोल कर सकते हैं उनका ब्रेन पे कब्जा हो सकता है। हाँ, क्योंकि आप भी देखो ना, अभी देखते सब आपको रिकॉल करना है। बताओ फिक्स का मतलब क्या है? सॉरी, मिक्स, मिक्स यानी क्या? दोनों में से विच इज हायर, कंपाउंड में दोनों को ऐड कर देंगे। टेक्निकल स्पीकर वाला एग्जांपल है, मोर स्पीकर। देखो कैसे मैं याद कर रहा हूं, ऐसा आपने करना चाहिए और आपको भी होगा इसी तरह से। हाँ, नहीं ठीक है, 25 के 50 बोलो, पर आपको भी ऐसा करना है, ठीक है ना? बताओ ये क्या मतलब है? टेरिब्रेट, ये दारू का एग्जांपल है, 5 बोतल फ्री उसके बाद में लगा देंगे। मोस्ट फेवरेट नेशन, WTO के जितने कंट्रीज है सबको MFN बना देंगे। हाँ बोलो, वेरिएबल मतलब क्या? ये चाइना का दूध है, चाइनीज दूध, अगर उन्होंने 20 रुपए लगा तो हम 30 रुपए जड़ देंगे, वो 10 रुपए हम लोग 40, यानी हमारा वेरिएबल है। और उन्होंने 50 रुपए में दिया तो हाँ, तो कुछ नहीं करेंगे। प्रेफरेंशियल यानी कि रशिया को याद करें। कुछ MFN में से भी कुछ कंट्रीज ऐसी है जिसके ऊपर हमारा बहुत प्रेम है, हम उनको चाहकर कम कर सकते हैं। बाउंड टैरिफ नहीं, हमारे संबंध है, पर जिंदगी में मां कसम ये जो है ना, अभी तो वैसे मैं तुझे अप्लाइड में 2 कर रहा हूं, पर कुछ भी बदल गया ना 10 के ऊपर नहीं करूंगा। आगे एस्केलेटेड, देखो अभी ये जो रिकॉल किया ना आपने, कुछ लोगों को नहीं हुआ, वो लोगों को रिकॉल नहीं हुआ, वो अच्छा हुआ। क्यों? बिकॉज अब जब हमने रॉ मटेरियल बोला ना, अब उसको हमेशा के लिए याद हो गया, अब वो दोबारा पूछेगा, भूलेगा नहीं। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ब्रेन को इवैल्यूएट करने का टाइम ही नहीं दे रहे। हमारी आंखें सब सर्च कर ले रही, आंखें से ब्रेन में आता है, फिर ब्रेन बोलता है मैं ऐसे भी सोया तभी कुछ हो रहा नहीं, मैं सोता तभी नहीं सोता तभी, इसका तो यूज हो ही नहीं रहा। इसको यूज कर रहे दो, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपके सामने किताबें नहीं होती, तो आपको किसको रिकॉल करना पड़ता है? आपके ब्रेन को। तो याद करें, जब पढ़ाई करते हो आपने क्या करना चाहिए? रिवीजन करना चाहिए। विजन यानी कि आपने विचार करके जवाब देना चाहिए। इसीलिए क्या करेंगे, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप हमेशा एग्जामिनेशन के पहले दिन तो ऐसा ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी जो नहीं याद आएगा और आपने पढ़ लिया तो एग्जामिनेशन तो अभी चला 24 घंटे बाद, तो तुरंत अरे कल मैंने एस्केलेटर पढ़ा था, मुझे याद नहीं था, अच्छा वो है क्या? हाँ चल वो है। तो इस तरह से। और जो लोग री रीडिंग करके जाएंगे
वो 2 दिन में कितना भी पढ़ा हो ना, उसको एग्जामिनेशन में कुछ याद नहीं आने वाला, क्योंकि आप हजारों क्वेश्चन पढ़ते हो, वो ब्रेन में पूरे मैशअप हो जाते हैं। फिर आपके बाहर क्या निकलेगा ब्रेन में से, क्या नहीं निकलेगा, उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं। हो सकता है आपने पढ़ा कुछ और निकला कुछ और। ध्यान से समझिए, पढ़ाई कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, थोड़ा लॉजिकल सोचो। आपके सामने किताब होती क्या नहीं होती, तो अपन क्या करते हैं एग्जामिनेशन में विदाउट किताब याद करते ना, तो अपन क्या करेंगे, आंसर देखने का नहीं याद करें। अब बताओ बच्चों क्या होता है, प्रोहिबिटिव का मतलब क्या है, इतना लगा देंगे ना टैक्स, इतना इतना, तो लोगों ने इंपोर्ट करना ही नहीं, ठोक देंगे। हाँ, उसके अंदर टैरिफ रिस्पॉन्स, डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है, डिस्टॉर्शन। अरे इधर इंडिया के फटाके, इंडिया का जो है टॉयज मार्केट अगर बहुत डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग कितना भी लगा ताकि लोग इधर इंडिया में टॉयज इंपोर्ट ना करें। एंटी डंपिंग, वो कंपनी जानबूझ के 10 रुपए की चीज हमें इंडिया में 5 रुपए में दे रही, एक काम करेंगे इंडिया वाले 5 जड़ देंगे, उसको एंटी डंपिंग बोलते हैं। वो आदमी 10 रुपए में बेच रहा था, जिंगपिंग ने बोला 6 में बेच, 4 में देता हो, उसने जितना सब्सिडी दिया हमने उतना लगाया। अब बताओ ये कौन सा इंटरनल है, यानी कि उसका हाइजीन, उसका प्रोसेस सही होना चाहिए। ये बोलता है ये सैनिटरी एसपीएस, और ये टीबीटी क्या है, उसके ऊपर लेबल होना चाहिए, टैग होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, रेड होना चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करो इंपोर्ट कोटास। इंडिया में 10,000 टन गेहूं इंपोर्ट होंगे, उसके बाद में इंपोर्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट, प्राइस कंट्रोल, इससे महंगा नहीं बेचने का इंडिया में, इससे सस्ता नहीं बेचने का। नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग मतलब क्या, इंडिया में कुछ चीजों को इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस के बगैर इंपोर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात, हाँ फाइनेंशियल मेजर्स, क्या बोल रहा है इसके बारे में भाई, तुमको अगर डॉलर चाहिए ना आरबीआई से, आरबीआई बोलेगी रुक 2-4 महीने इसको कोपचे में लेंगे, इंसान भूल जाएगा क्या कर रहा था। मेजर अफेक्टिंग कॉम्पिटिशन, पाम ऑयल, आपको कुछ चीजों को इंपोर्ट करना है ना, तो आपको स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से ही करना पड़ेंगे, यानी कि हर आम आदमी को नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप ही इंपोर्ट कम हो जाएगा, बिकॉज इंपोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी, वो भी लिमिटेड करेगी। ये क्या ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, क्या बोल रहे हैं, सॉरी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। कोई सीमेंट बाहर से सस्ता भी मिल रहा होगा, गवर्नमेंट महंगे में इंडिया के लोगों को प्राधान्य देंगी। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स क्या है रे, ये मैंने पहले बोला था क्या, क्या है इसका मतलब, तो बोलो। ये बोल रहा है कि अगर तुम आइकिया हो तो आइकिया तुम इंडिया में धंधा करो, सारी चीजें इंपोर्ट मत करो। कुछ काम जो है सोफा के, आपके डाइनिंग टेबल के, आप इंडिया के कारपेंटर से बना के लो, उसको बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन, इधर ऑरेंज में बिकेंगे, इंडिया में बिकेंगे, नागपुर में नहीं। रेस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट, पोस्ट सेल, क्या मतलब है इसका, आप इंपोर्ट, आपकी गाड़ियां इंपोर्ट करेंगे पर इधर आफ्टर सेल सर्विस हमारे बंदे देंगे। हाँ एडमिन बोला, एडमिन कब आना, इतना तारीख लगा देंगे ना आप भूल जाएंगे, बाद में खुद ही मैं क्या के लिए आया था यार, एडमिन इतना परेशान कर देंगे। आगे रूल ऑफ ओरिजिन, तो पाकिस्तान से जब भी इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले उसके देश का नाम देखेंगे, जिस देश से हमारा लफड़ा चल रहा है। सेफगार्ड मेजर, टाइम बिंग, हमारे देश में पटाखे और टॉयज की व्यवस्था खराब हो रही, टाइम बिंग हम लोग टाइम बिंग उसको बैन करेंगे, और एम्बार्गो उसको परमानेंट बैन करेंगे। एग्जांपल, जहां जिसने हमारे सेंटिमेंट्स को धक्का लगाया, परमानेंट उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। देखो बच्चों चैप्टर 2 बार आपने रिवाइज किया, एक बार ताली बजा दी आपके लिए, सुपर फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग एवरीबॉडी। मित्रों सभी लोग, हाँ जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में, आर यू देयर गाइस, कम ऑन सब्सक्राइब करो जल्दी से अगर लेक्चर पसंद आ रहा तो। बिल्कुल सही बोल रहे, आगे बढ़ेंगे। हाँ एवरीबॉडी, ये क्या मसीरा क्या बोल रही, कम ऑन बेबी, मसीरा वहां से बोल रहे कम ऑन बेबी। थैंक यू सो मच गाइस, आई एम मूविंग ऑन। कर सकते हो, ठीक है, वो इजी है ना। ओके दोस्तों, आपके सामने यहां पे आ गया, हाँ यूनिट नंबर 3, यूनिट इसके बात करते हैं। यूनिट नंबर 4, हाँ ये जल्दी से खत्म हो जाएगा। एक्सचेंज रेट की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं डॉलर का रेट क्या चल रहा है, $1 80 चल रहा है आजकल, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट यानी कि हमारे उनके $1 में हमारे कितने रुपीस है, अगर $1 = 80 तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट चल रहा है। दोस्तों एक्सचेंज रेट जो है, हाँ दुनिया में 2 टाइप के होते हैं, एक तो फिक्स्ड रेट होता है, एक तो फ्लोटिंग रेट होता है। फिक्स्ड रेट का मतलब क्या है, यहां पे 2 देश की जो बैंक्स है और 2 देश की जो गवर्नमेंट है, इसका प्री डिसाइडेड रेट करते हैं, उसका डिमांड सप्लाई से कोई मतलब नहीं है, पर उसके लिए आपकी कंट्री को रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। फ्लोटिंग में डिमांड सप्लाई होगा, उसके हिसाब से देश के, हाँ
डिमांड सप्लाई के हिसाब से देश के अगर रेट चेंज हो रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। अगर डिमांड सप्लाई के हिसाब से कभी कम कभी ज्यादा कभी ज्यादा कभी कम ऐसा हो रहा होगा उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेट। और दोस्तों फ्लोटिंग रेट में डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता है और फिक्स रेट में डिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन होता है। आपसे मेरा सवाल है $1 = 80 था। अरे बोलो ना साहब, मेरी स्पीड बराबर है, आपका ध्यान कम होगा इसलिए आपको लग रहा है स्पीड ज्यादा है। आप ध्यान दीजिए, सब आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे। आपके दिमाग में कोई और व्यक्ति नहीं आना चाहिए अभी। हाँ, कोई और चिंटी तुम्हारे दिमाग में अंकुश मत करो। कोई भी आपके दिमाग में इस समय एफएम के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, इको के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट करें। $1 = कितना है? 60। बताओ ये क्या है? एप्रिसिएशन है कि डेप्रिसिएशन है? ये एप्रिसिएशन है। ये अच्छी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि $1 में पहले 80 रुपए देना पड़ते थे, अब $1 में 60, यानी कि हमारी कीमत ज्यादा होगी। हम ये एप्रिसिएशन हो रहा है। और दोस्तों इसका उल्टा डेप्रिसिएशन होगा। और डिवैल्यूएशन आप बताएंगे अगर फिक्स रेट होगा, और पहले फिक्स रेट आता है $1 = 30, अब हो गया $1 = 40। बोलो मतलब क्या हुआ? हमारे कंट्री का जो है रुपीस का डिवैल्यूएशन हो गया, बिकॉज डॉलर पहले 30 में मिल रहा था अब 40 में मिल रहा है। हमारा डिवैल्यूएशन हुआ, डी। और अगर $1 30 था और $1 अगर 20 हो गया तो रीवैल्यूएशन हो गया। मित्रों 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 कॉन्सेंट्रेट करना, अभी बताएंगे व्हाई डू वी नीड। अरे फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए भाई? अरे व्हाई डू वी नीड फॉरेन एक्सचेंज? अरे यार फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए? गिफ्ट देने के लिए, उधर घूमने के लिए, उधर पे इन्वेस्टमेंट के लिए, उधर बैंक अकाउंट खोलने के लिए, उधर के स्टॉक एक्सचेंज में जाने के लिए, उधर के स्पेकुलेशन करने के लिए, उधर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रियल एस्टेट के लिए, गिफ्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, एजुकेशन के लिए। हाँ, अरे कितना हल्का सवाल है, फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए? उधर अरे उधर कभी आप तुमको इंडिया के बाहर तुम्हारा मतलब शादी हो गया, हनीमून जाना है, स्विट्जरलैंड गए, तो आपको डॉलर चाहिए ना। आपकी कोई अभी इस युगांडा में गिफ्ट भेजता है, कैसे भेजेंगे? वो युगांडा में उसमें कोई गिफ्ट लेके भेजना है, युगांडा की घड़ी चाहिए होगी तो कैसे भेजेंगे? इसको उधर का लेना पड़ेगा ना, क्या बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज लेना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे कर पाएगा? इसलिए दोस्तों हर एक इंसान का, अभी शाहरुख खान को उधर का फ्लैट चाहिए था तो क्या किया? डॉलर चाहिए, तो कैसे? इसलिए हर इंसान का, अभी कोई इंसान है नैस्डैक पे प्ले करता होगा, तो हर एक इंसान की अपनी अलग ख्वाहिश है, इसलिए आपको कभी कभी न चाहते भी डॉलर्स की जरूरत पड़ जाती है, बिकॉज यू वांट टू इन्वेस्ट, यू वांट टू स्टार्ट बैंक अकाउंट, यू वांट टू डू स्पेकुलेशन, कुछ भी करना पड़ सकता है। नॉमिनल वर्सेस रियल, नॉमिनल वर्सेस रियल, नॉमिनल वर्सेस रियल। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, सुनो यार बच्चों, कि नॉमिनल और रियल में कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपका नॉमिनल रेट इज कांस्टेंट, पर फिर भी आपके देश के इन्फ्लेशन रेट जब अलग अलग हो जाते हैं, दो देशों के इन्फ्लेशन रेट अगर अलग हो जाएंगे तो आपका रियल रेट चेंज हो जाता है। यानी कि मीनिंग ऐसा है, आपके नॉमिनल रेट पहले भी $1 = 80 था 2022 में, अब 2030 आ गया $1 = 80 है, फिर भी इसका मतलब नहीं है कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट सेम है, क्योंकि दोनों भी देश का क्या चेंज हो गया है? इन्फ्लेशन रेट अगर चेंज हो जाता है ना, तो भले ही नॉमिनल रेट आपका सेम रहेगा पर रियल रेट विल बी डिफरेंट। याद आ रहा है कि नहीं? और बाप आपको पढ़ा था मैंने, यू डोंट रिमेंबर दिस व्हाट? आपको याद आ रहा नहीं आ रहा? आपको याद होगा मैंने कहा था, एक बार याद देख लो। उधर का बंदा एक मोबाइल बोले 10,000 का मोबाइल मैं आपको दूंगा, ये 2022 की बात है, ये था यूएसए और ये है इंडिया। वो बोलते 10,000 में एक मोबाइल दूंगा, हमने कहा ठीक है, ये बोले 10,000 की मैं तुम्हें क्या दूंगा? आता मैं 4 बजे। सुनना, अभी क्या करेंगे, यूएसए से 10,000 का मोबाइल है, इधर से हमने क्या भेजा? 10,000 का क्या भेजा? कॉटन या शॉल भेजी, या इधर से ब्लैंकेट या चादर भेजी, कुछ तो भी। हाँ चलो, इधर से 10,000 का क्या भेजा हमने? चलो ब्लैंकेट भेजा हमने, ठीक है ना। अब ब्लैंकेट हमने भेजा यहां से, तो उधर से मोबाइल आता है, तो दोनों को मजा आ रहा था कि ये 10,000 का, उधर 10,000, ये बहुत अच्छा था। पर क्या हुआ? इस समय पे $1 = 80 का रेट था, ये बातें बहुत सही चल रही थी, पर क्या हुआ? उधर का इन्फ्लेशन रेट बढ़ा ही नहीं, वो 0 रहा। अभी ये 2022 के रेट है। अब 2030 में क्या हुआ? ये $1 = ये 80 है, अभी भी 80 है, पर क्या हुआ मालूम है? उनकी इन्फ्लेशन रेट 0% थी, हमारी इन्फ्लेशन रेट 80% हो गई। अब ये ब्लैंकेट हमारा 18,000 का हो गया और उनका मोबाइल सिर्फ 10,000 का ही था। वो बोल रहे अभी भी हम तुम्हें मोबाइल भेजते, तुम्हें एक ब्लैंकेट दो ना। हमने बोला हमारे माथे पे क्या लिखा है? हमारे माथे
छोड़ो, जान दो, अभी आगे नहीं, अभी पब्लिक शो चल रहा है। हाँ दोस्तों, नहीं नहीं, अभी देखो कुछ चीजें हम लोग पब्लिकली नहीं बोल सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, हमारे माथे पे लिखा क्या है दोस्त। ओके फाइन गाइस, कम ऑन। यहाँ पे छिछोरे लोग हैं, देखो ये भी यहाँ पे लिख रहा है। ओ बड़ा सर, उसको आधा ब्लैंकेट भेजो बेटा, आधे ब्लैंकेट में। ये अटल बोल रहा है अपना, अटल बेटा, आधे ब्लैंकेट में कौन सोएगा बता। बेटा दोनों कैसे सो पाएंगे आधे ब्लैंकेट में? अच्छा सिंगल है। अरे तुमने ब्लैंकेट का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। हम 1 मिनट उधर से आ रहा है एक मोबाइल, हाँ, और वो बोल रहा है इधर से ब्लैंकेट दो, यानी कि उधर की चीज अभी भी 10,000 में है, और अभी हम लोग एक 18,000 का थोड़ी ना देंगे। एक काम करेंगे, वो बोलेगा ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तो नॉमिनल रेट तो सेम ही है। ये ना समझा क्या? तेरी चीज 10,000 की है और हमारी चीज, इन्फ्लेशन रेट दोनों का अलग है। तेरी चीज 10 की 10 में ही है। 8 सालों में हमारा 10,000 का ब्लैंकेट 18 में हो गया। एक काम कर, इतनी मस्ती है ना तो तुझे काम करेंगे, हाँ तू एक काम कर, तेरे जो डॉलर जो है ना, वो डॉलर के रेट जो थे वो अब 80 है, वो रियल रेट अलग हो गए। रियल रेट कैसा हो जाएगा बताओ? रियल रेट कितना हो जल्दी बताओ? पहले कितने डॉलर में पड़ रहा था उसको 10,000 का? अरे 10,000 डिवाइड बाय 80 यानी 125 ना, 125। अब वो क्या हो जाएगा? अरे बोलो जल्दी से, अब क्या डॉलर का रेट कितना हो जाएगा? यानी कि उसको क्या देना पड़ेगा अभी? आप लोगों को कुछ रियल रेट बताओ इधर। इसका मतलब क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, अभी आप मुझे ये जो है ना नॉमिनल रेट 80 है, इसमें डाउट है क्या? अब क्या हो रहा है, इसको अपने को 10,000 में, और ये अगर ये ऐसा ही रहा तो अब वो क्या बोलेगा, हमारा पहले सौदा हो चुका था, सौदा हमारा, मैंने तुमको पहले ही बता, हमने वो क्या साइन किए, उसकी ट्रीटी साइन की हुई, हम आपको एक मोबाइल ही देंगे, रेट गैप तेल लगाने। अब मुझे तो, हमारे लिए तो बहुत महंगा हो जाएगा। अब हमें उधर से कितने $125 आ रहे हैं, और उसके बदले में 18,000 की चीज जा रही है, यानी कि 18,000 डिवाइड बाय 125, 200 क्या है, 225 है ना। $1 की कीमत अभी रियल रेट 225 हो गई। कितना हो रहा रे? 1? अरे तुमने 225 अभी बोला ना रे। 18,000 डिवाइड बाय 125 करो, कितना आ रहा है? यानी कि रियल रेट 144 हो गया, यानी कि भले स्क्रीन पे 80 दिख रहा होगा। हम लोग तो वैसे ही गरीब हो गए, क्योंकि हमारी जो चीज थी ना पहले 10,000 में बन रही थी, 18 में बन रही, तो हम लोग गरीब हो रहे कि अमीर हो रहे? गरीब हो रहे ना, हमारी चीजें महंगी हो जा रही है। तो $1 जो 80 में मिल रहा था, वो भले स्क्रीन पे 80 दिख रहा है, पर हमें पूछो वो 100, यानी कि $1 जो 80 में मिल रहा है, अब 144 देना, यानी कि देश अपना गरीब हो रहा है। जो कंट्री का इन्फ्लेशन बढ़ता है वो देश गरीब हो जाता है। इससे दोस्तों ये खुशी की बात नहीं है। $1 जो 80 था नॉमिनल में, और रियल में कितना हो गया? यानी कि दोस्तों 144 रुपीज देंगे तब जाके $1 मिलेगा। तो वो अच्छे दिन थे ना, कौन से? जब $1 में 80। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं, गंदी बात है। आपको नहीं समझा ना? ये लेक्चर 3 बार वापस देना, बार बार मेरे पास मत देखो क्या बोल रहे बाप। तो एक काम कर, 0.5 की स्पीड कर ले, 3 बार देख ले, बार बार मेरे पास मत देख, मैं सही बोल रहा हूं। नहीं नहीं, आपको लग रहा है क्या बोल रहा है बाप, क्या बोल रहा है? इसी बिकॉज आपने जब आपने पढ़ा होगा तो ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, है ना, अच्छे से पढ़ो। मित्रों मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, बुरा मत मानिएगा दोस्तों, ये तो क्वेश्चन आता नहीं। अब एक ही क्वेश्चन बचा है, इंपैक्ट ऑफ चेंज एप्रिसिएशन। अरे इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्या बोलूं मैं दोस्तों। $1 इज इक्वल टू 80, $1 इज इक्वल टू 100, बताओ क्या हो रहा है? ये हमारे लिए डेप्रिसिएशन हो रहा है। और दोस्तों $1 80, $1 60, हाँ क्या बोलेंगे इसको? ये हो गया एप्रिसिएशन। अब सबसे पहले बताएंगे दोस्तों, अब जब चीजें डेप्रिसिएशन हो जाती है, हमारे इंडिया में एक टीवी पहले $1,000 में मिल रही थी, यानी कि जो फिरंगी आ रहे थे उनको लगता था वो चीजें 80,000 में एक टीवी ले रहे हैं। अरे बोलो ना, सही बोल रहे क्या नहीं? इंडिया में जो चीजें, नहीं मैं गलत बोल रहा हूं। मैं अभी थोड़ा सा इसको विस्तार में करता, यहां पे आना है मुझे और बोलना है। जैसे इंडिया में वो टीवी के रेट थे 1,00,000 रुपया, और वो तब रेट थे डॉलर के
₹80। तो बताओ बच्चों कितने डॉलर लगते थे? 1 लाख की टीवी यानी कि $1250 लगते थे। अब दोस्तों ये टीवी का रेट 1 लाख का 1 लाख ही है, पर डॉलर का रेट 80 का 100 हो गया। तो आप बात करेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 यानी कि उसको तो बहुत मजा आ रहा होगा, बिकॉज वो पहले 125 में जिसको ले रहा था, अब वो चीज उसको 100 में मिल रही है। तो बताओ बच्चों इंडिया का डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बोलो डिमांड हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट, नेशनल इनकम, जीडीपी, प्रोडक्शन, रोजगार और दोस्तों इंपोर्ट कम होगा। अरे कम उल्टा होगा ना, इंपोर्ट। दोस्तों हमारे इसी को बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये कैसा है बच्चों, ये आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है इसमें। अभी याद मत करो, याद करो तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ये कितना भी आपने रट लिया, रटने की बात, ये लॉजिक है। चलो ऐसा लॉजिक इधर लगा के देखे क्या, वो लगा के देखे क्या? चलो आ जाओ, नहीं आ जाओ ना, आ जाओ। हाँ, जो चीज पहले इंडिया की टीवी 1 लाख में मिल रही थी वो $80 था, उसको लगता था $1250 लग रहे हैं। पर दोस्तों अभी क्या हुआ, 80 की चीज 60 में हो गई, उसको 166 लग रहा है। उसको लगता था जो टीवी $1250 में मिल रही थी, अब वही टीवी उतने ही आवाज में, उतने ही चैनल के साथ में 1666 में मिल रही है। उसको लगता है इंडिया बहुत महंगा हो रहा है, एक काम करेंगे चाइना से ले लेंगे, यही माल सस्ते में मिलेगा। तो इंडिया का एक्सपोर्ट कम, प्रोडक्शन कम होगा, नेशनल इनकम, इंडिया के लेबर का रोजगार आप बताएंगे दोस्तों, इंडिया में इंपोर्ट, इंडिया का जीडीपी कम होगा। समझ गया क्या? हमारा कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा, बिकॉज हमारी चीज जो 100 पहले 1250 में थी। यार देखो मैंने ये याद नहीं किया, ऐसे ही बोलता गया, पॉइंट निकलते गए। अभी कुछ कुछ चीजों का लॉजिक ही होता है, पर लॉजिक बराबर ऐसे लिख के करके बताना उसको, तो आप अपनी चीजों को सही रख पाएंगे। एक बात याद रख लेना, आईसीआई के जो पेपर चेकर्स होते हैं वो आपके साथ में कभी कभी गेम कर सकते हैं। दुनिया में 2 टाइप के चेकर होते हैं, एक समझदार, एक ना समझदार। समझदार इंसान पेपर चेक करते समय लैंग्वेज को घंटा गिनता नहीं, वो बोलता है कॉन्सेप्ट की बात है, तो आपको मार्क्स ऐसे बांटेगा वो, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट सही होंगे। पर जो इंसान समझदार नहीं, कभी कभी कोई सीए के पास पेपर चेक करे तो उसके आर्टिकल को पेपर चेक करने दे दिए, उसने कभी जीडीपी नहीं पढ़ा, कभी कुछ पढ़ा नहीं, उसका आर्टिकल पेपर चेक कर रहा है, तो अब वो क्या देखेगा, ये सजेस्टेड में तो ऐसा लिखा है, ये ऐसे कुछ शब्द दिख रहे नहीं, साला पूरा गलत दिख रहा है, आई एम सॉरी, 0, बिकॉज उसको लग रहा है ये तो मैच ही नहीं हो रहा। तो अभी आपने प्रार्थना भगवान से ये भी करना है, ए भगवान, बोलो जल्दी से, ए भगवान पेपर भी अच्छा है और पेपर चेक करने वाला भी अच्छा है, जो बुद्धि से समझदार हो। देखो भाई ये क्या है ना, ये कॉन्सेप्ट है। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आप सच में अगर आईसीआई होते तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट? क्योंकि जब मैं किसी क्लाइंट को जब बात करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है मैं उसको कौन सी भाषा में समझा रहा हूं? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? मेरी भाषा मतलब नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। तो आईसीआई ने क्या चेक करना चाहिए? हाल ही में इन्होंने कल मुझे पेपर दिखाया, मुझे इतना बुरा लगा, एफएम में 10 मार्क का आंसर इनका सही है, पर आईसीआई को 7 मार्क दी, यही पता नहीं क्यों दिए। आंसर सजेस्टेड का डिक्टो कॉपी पेस्ट है, तो इंसान को बुरा लगेगा, विश्वास उठ जाएगा आईसीआई से। पर अपने सुनवाई कहां होगी? अपने ऐसा दर्द है जिसका कोई कोर्ट ही नहीं है, मतलब आपको आईसीआई का अगेंस्ट में लड़ना है तो आपके पास में कोई तरीका नहीं है। आपको दर्द हो रहा है, सीए छोड़ दो, यही तरीका है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई बार ऐसा होता ना, हम बहुत सही है पर किस्मत साथ नहीं दे रही। आपका पेपर ऐसे इंसान ने चेक करा जो खुद ही हौला था। शब्दों से मतलब नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए, आईसीआई ने क्लियर करना चाहिए। हाल ही में सीए फाइनल का एक बंदे ने वीडियो बनाया, उसमें अपना जो फ्रैक्शंस होता ना, अभी कभी 2 फ्रैक्शन से करा और कभी 4 से, तो आंसर पूरा चेंज हो जाता। तो उसने क्या करा, सजेस्टेड में 4 फ्रैक्शन ही लिया था और उस बंदे ने 2 से किया था। तब क्या होता ना, बड़े बड़े करोड़ों की फिगर में 10-20 लाख का फर्क पड़ जाता, 2-2 डेसिमल में भी, तो आंसर चेंज दिख रहा। तो ऐसा डायरेक्ट कट 0 और सिर्फ फ्रैक्शन का फर्क है। मुझे बताओ आपको दर्द नहीं होगा?
जिस इंसान ने 10 मार्क के लिए, अरे तुमने उसका 10 मार्क, हो सकता है वो एसएफएम में 10 मार्क अगर ज्यादा मिलते हैं तो सीए वाला का ग्रुप 1 पास हो जाता, तो उसका स्कोर 191 है। तो दोस्तों क्या होता है ना, ये कहीं ना कहीं हमें सबको एक ऐसे को ईमेल डाले, भाई तुम, हम अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे, ये मत करो यार, ये फ्रैक्शन वैक्शन, ये। और दूसरी बात क्या कर रहे हैं, वही उनका जो एजम्पशन है आरटीपी में, आईसीए के पेपर में अलग है और वही मॉड्यूल में अलग है, वही क्वेश्चन, इधर अलग एजम्पशन से क्या इधर। अब हमको क्या खाप गिरा है कि जो बंदा पेपर चेक करेगा वो मॉड्यूल को देख रहा है, क्योंकि एफएम का पेपर तो पूरा एजम्पशन बेस्ड है। अरे भाई क्लैरिटी तो दे दो, ये तो बता दो कौन सी चीज के कितने मार्क्स। अरे आज तक आईसीए ने कभी ये नहीं बोला है, क्या नहीं बोला है, कि ये 10 मार्क का जो क्वेश्चन होता ना, इसमें आप ये तो बता दो हैंडराइटिंग मैटर करती क्या नहीं करती, प्रेजेंटेशन मैटर करता क्या नहीं करता। अरे तुम लिख के बताओ ना, डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट मैटर करते क्या नहीं। आप तुम खुल के बताओ ना, आपको चाहिए क्या, हम वो देंगे, पर बोलो तो सही चाहिए क्या। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, हम देने को तैयार है, पर तुम बोलो तो सही, में इसके 2 मार्क देते, इसका 1 मार्क है, इसके मार्क, तुम कहीं तो डिफाइन करो। आप बताओ कहां पे डिफाइन, एक बुक बताओ मुझे कहां पे डिफाइन करा हुआ है। ये अंदर की बात है, जो पेपर चेक करते हैं उसको बोला है, ये ऐसा है ना तो 2 देना। अरे क्वेश्चन पेपर पे लिखो ना, कंसेप्ट के 2 मार्क है, एक डायग्राम के, तो हम देते ना आपको जो चाहिए। ये गुमराह क्यों किया जा रहा है, अरे अटेम्प्ट लग जा रहे हैं हमारे। अरे कुछ कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में आके सीए छोड़ दे रहे हैं, आपको क्या मजाक लग रही है क्या। हमारा करियर दांव पे, कई लोग घर इससे चलने वाले हैं। तो गेम मत करो। देखो प्रॉब्लम क्या, जो बच्चा वाहियात ना वो फेल हो, वो उसी लायक है, पर जो बच्चे में काबिलियत थी, एबिलिटीज थी, क्या लगता है आपको, बताओ, उसको अगर आपने बेरहमी से फेल किया ना, वहां पर बड़ा दर्द होता है। क्योंकि हमारे सामने कई बच्चे होते हैं जो इतने टैलेंटेड होते हैं, जब वो फेल हो जाते हैं ना, लगता है यार, फिर वो आता हमारा पेपर लेके, अब क्या जवाब देंगे यार, हमको पता है वो डिजर्विंग कैंडिडेट है, ये नहीं माना तो फिर कोई भी नहीं बन सकता। पर ऐसे इंसान हमसे हो, सर बताओ ना आप, मैंने क्या गलत लिखा, अब मैं क्या जवाब दूं उसको, मेरे पास क्या जवाब है, मैं आईसीआई हूं। मेरा सभी आईसीआई के लोगों से दरख्वास्त है, अरे इस चीज को देखो, ये फ्रैक्शन वैक्शन चिल्लर चीजें क्या कर रहे हो यार। और शब्द मैटर नहीं करते, इकोनॉमिक्स का पेपर हो, ईआईएस का पेपर हो, एसएम का हो, लॉ का हो, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट यार। तो बस यही बोलना है, तुम कंसेप्ट के मार्क्स दे दो, ये शब्दों का मतलब नहीं है यार, शब्दों से मत खेलो बस। क्योंकि हर बंदा, और अगर आपको शब्दों से इतना यही है तो फिर हिंदी मीडियम में पेपर रखा क्यों है, आपको अच्छी इंग्लिश वाला चाहिए क्या। अरे हमारी क्या, हमारे, हम लोग गरीब थे, हमने, हमारे माँ बाप ने हमको हिंदी मराठी मीडियम, हमारी गलती है क्या यार। हर कोई जो माँ बाप होते बड़े बाप की औलाद नहीं होता यार, हम कैसे तैसे करके गवर्नमेंट स्कूल से मराठी मीडियम से पढ़े, हिंदी मीडियम से पढ़े। अब तुम हमारी इंग्लिश का ही चेक करो, हम लोग तो जिंदगी में पास नहीं होगी, बिकॉज हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो हमारे इंग्लिश को देख रहे हैं क्या कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। अब वो बच्चे जिन्होंने बचपन से कॉन्वेंट में पढ़ा है, उनकी इंग्लिश तो जोरों में है, तो उनको लॉ में 100 में से 80 आ जा रहे, हमारे साथ 30 भी नहीं आ रहे। नॉलेज तो दोनों के पास सेम है ना, बताओ आपको सही लगता है क्या नहीं बात। व्हाट इज मोर इंपोर्टेंट, आप बताओ कितने लोग आपको लगता है कभी कभी, अच्छा यहाँ पे कितने आपको लगता नहीं, कभी कभी आपको हर्ट हो जाता है। कितने लोगों ने पेपर देखेंगे, आपने देखे क्या, पेपर चेक किया आपने देखे, आपको लगा नहीं यार ये मेरे को मार्क्स क्यों नहीं दे रहा, मतलब आपको लग रहा है कि यार सर ये तो मेरा सही है, ये देना कैसे यार। अच्छा ये भी नहीं लिख रहे, पेपर दे रहे, लिखो तो सही, क्यों कम दिए, नहीं आप बताओ क्या दे रहे लिख के, 3 में से 2 है। अरे भाई ये तो बता, अरे तेरे को चाहिए क्या था, पेपर भेज रहे 10 में से 3 है, पर कहीं लिखा नहीं 3 क्यों दिए। अरे बताओ भाई, आज ये बहुत बड़ा विषय है, हमारे सबने दरख्वास्त करना चाहिए आईसीआई से कि भाई तुम एक काम करो, तुमको क्या चाहिए ना तुम लिख दो, इंग्लिश चाहिए क्या है लिखो ना, फिर कि तुम इंग्लिश वालों को ही पास कराएंगे अच्छी वाले। अरे हमारी इंग्लिश टूटी फूटी है पर मीनिंग तो सही है, और हमारी इंग्लिश अच्छी होती तो यार हम लोग बहुत कुछ कर लेते, पर हमारे घर में इतने असामान्य माहौल थे यार, नहीं थे यार, पैसे नहीं थे, हर किसी के बस में मुमकिन नहीं है कि वो अच्छे स्कूल से पढ़ा हो। और हमारे बाप के पास पैसे तो हम भी कॉन्वेंट में जाते, हम भी इंग्लिश जोरों की लिखते, फिर सारे थ्योरी में हमको 1 नंबर मार्क्स आते। मतलब हमारे गरीबी को जलील किया जा रहा है। नहीं नहीं, आज ये बात जनता तक पहुंचना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, नहीं बुरा लगा मुझे, कुछ लोगों के पेपर जब मैं देखता हूं तो मुझे बुरा लगता है देख के, इसको फेल क्यों किए, एक बच्ची तो यही बैठी है, इसमें तो कल बता 10 में से 7 दिए कैसे, सजेस्टेड से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, पूरा सही आंसर है तो 7, अच्छा दिए ना तुमने 7, ठीक है मान लिया। एक बात तो बता दे भाई, इसमें क्या नहीं था, अच्छा बताओ, थ्योरी में तो भी काट सकते, प्रैक्टिकल में कैसे, फिर ऐसे से क्या होता है विश्वास उड़ जाता।
हमें ऐसे से कोई संकोच नहीं। सिर्फ ये जो छोटी मोटी कोर्स में प्रॉब्लम नहीं, कोर्स एक नंबर है, किताब एक नंबर है, ये थोड़ा यहां भी सुधार लेते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। और बिकॉज ऐसे से वैसी मोहब्बत, इसलिए तो इतना मरमर कर रहे हैं, पर थोड़ा सा अपने सिस्टम चेंज होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा ऐसा, तो आप जरूर ऐसे को बोले भाई इस बार एग्जामिनेशन लेने से पहले क्या करें, क्लैरिफाई कर दो कि आपको क्या चाहिए, बस हम वो देंगे, पर वो देने के बाद में मार्क्स मत काटना। क्या बोलते हैं, सही क्या नहीं? चलो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब अगला सवाल आपके सामने ही रहा। ये देखो, ये पूरा चैप्टर को, यूनिट 4 हमारा खत्म हो गया। एवरीबॉडी एक बार बता देंगे, दुनिया में दो टाइप के, एक फ्लोटिंग और एक फिक्स्ड होता है। बताओ बच्चों, कहां पे आपका डिमांड सप्लाई मैटर करता, कहां पे डिमांड सप्लाई मैटर नहीं करता? एक सवाल मैं पूछूं कि आपसे, फिक्स्ड और फ्लोटिंग की बात कर लेते, बोलो ना दोस्तों। फिक्स्ड और फ्लोटिंग में कहां पे डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन होता? फ्लोटिंग में। और कहां पे रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन होता है? दोस्तों फिक्स्ड और फ्लोटिंग में। एक बात मैं पूछता हूं, कहां पे आपको रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है? फिक्स में। और कहां पे रिजर्व नहीं मेंटेन करना पड़ेगा? एक सवाल पूछता हूं, आखिर फॉरेन एक्सचेंज चाहिए क्यों? अरे अपने को रियल एस्टेट का करना है, स्पेकुलेशन में करना है, फॉरेन में बैंक अकाउंट करना है, उधर उधर आपको फ्लैट खरीदना है, गिफ्ट लेना है, गुड्स लेना है। दोस्तों नॉमिनल वर्सेस रियल में कौन सा ऐसा रेट है जहां पे नॉमिनल रेट भले ही सेम होंगे पर इंफ्लेशन रेट कम ज्यादा होने की वजह से आपके रेट चेंज हो जाते हैं, उसको रियल रेट कहते हैं। अगला सवाल है, इंपैक्ट ऑफ चेंज डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन। $1 इज इक्वल टू 80 था, अब $1 इज इक्वल टू 100 हो गया। आप मुझे बताओ क्या ये डेप्रिसिएशन हुआ? बताओ, जो टीवी कल 1 लाख में जो मिल रही थी, डिवाइड बाय 80 करेंगे 1250 में मिल रही थी, अब 1 लाख को डिवाइड बाय 100 से करेंगे 1000 में मिल रही है। तो इंडिया की टीवी सस्ती हुई कि महंगी हो गई? तो एक्सपोर्ट, तो फिर प्रोडक्शन, फिर नेशनल इनकम, फिर लेबर, एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड, अरे बोलो ना, इंपोर्ट। और दोस्तों हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इसका उल्टा उल्टा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। ये चैप्टर खत्म हो गया। हे दोस्तों अगला चैप्टर ये आपके सामने, एफडीआई एफपीआई। दोस्तों यूनिट नंबर 5 बातों ही बातों में खत्म होगा। कम ऑन गाइस, एफपीआई एफडीआई, एफपीआई एफडीआई। दोस्तों इस चैप्टर को हमेशा एग्जामिनेशन में 12 नंबर के लिए तो पूछा ही है। अगर आपको अगर यकीन है तो हम थोड़ी देर बाद आपको उसका झलक दिखा देंगे। हाँ दोस्तों, एफपीआई की बात करेंगे और एफडीआई की बात करेंगे। एफपीआई में दोस्तों अभी हाल ही में फॉरेन दोस्तों डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई होता है, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि एफपीआई होता है। दोस्तों अगर आइकिया, स्टारबक्स, दोस्तों अगर मैं मैकडी की बात करता हूं, अगर मैं मर्सिडीज की बात करता हूं, अगर मैं बीएमडब्ल्यू की बात करता हूं, अगर मैं केएफसी की बात करता हूं, इन सभी लोगों ने अपना धंधा खुद इंडिया में लाके कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है। इसको एफडीआई कहते हैं। पर कभी कभी फिरंगी लोग इंडिया में आते हैं और वो एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ बायजूस में पैसे लगाते हैं, वो ओला में पैसे लगाते हैं, वो ओयो में पैसे लगाते हैं। इसको एफपीआई कहते हैं। वो पीडब्ल्यू में पैसे लगाते हैं। पीडब्ल्यू वेस्ट ब्रिज नाम की ऑर्गेनाइजेशन है। पीडब्ल्यू को बोला धंधा तेरा, कंट्रोल तेरा, मैं सिर्फ तेरे धंधे में थोड़ा पैसा लगा रहा हूं। वो रविंद्र बायजूस को बोल रहा है बायजूस तेरा, सिर्फ थोड़ा पैसा मेरा। ये क्या हुआ? एफपीआई। पर दोस्तों स्टारबक्स बोलता है ऐसा नहीं, धंधा है, सीसीडी में पैसे नहीं लगाऊंगा। अगर स्टारबक्स वाला सीसीडी में पैसे लगाता तो उसको एफपीआई बोलते हैं। अरे बोलो आगे। पर वो बोलता है उसकी कॉफी पे मुझे विश्वास, मैं मेरे खुद के नो हाउ लाऊंगा, मैं खुद के वो लाऊंगा, क्या बोलते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी लाऊंगा, कॉफी बनाने का फॉर्मूला मेरा, धंधा मेरा, ब्रांचेस मेरी, मैं खुद आके इंडिया में, उसको बोलेंगे एफडीआई। आइकिया इंडिया के फर्नीचर के, नहीं धंधा फर्नीचर मेरा है, सब कुछ मेरा, मैं खुद फर्नीचर का धंधा चलाऊंगा, किसी के फर्नीचर में पैसे नहीं लगाऊंगा मैं। इसको ये एफडी। मर्सिडीज कार, मारुति में पैसे लगाते तो एफपीआई बोलते थे, पर वो बोल रहा मेरी कार होंगी, कंट्रोल मेरा होगा, फॉर्मूला मेरा होगा, एफडीआई। दोस्तों आजकल बहुत सारे वीसी फंड है, वेंचर कैपिटलिस्ट, जो सॉफ्ट बैंक जैसे लोग हैं, सिक्वाय जैसे लोग हैं, ये फंड इंडिया के नहीं है। ये सॉफ्ट बैंक तो जापान का है। वो क्या करता है, इधर इंडिया में आके ओला में, ओयो में, अनअकैडमी में पैसे लगाता है। बोलो क्या करते हैं लोग, क्या कहते हैं, आते
पर ये इमीडिएटली एग्जिट चाहते हैं। ये आके थोड़ा फंडिंग देंगे, फिर क्या करेंगे, कंपनी का वैल्यूएशन जैसे बढ़ेगा तो वो बेच के अपना पैसा लेके भाग जाएंगे। बताओ लॉन्ग टर्म कौन है? एफडीआई। शॉर्ट टर्म कौन है? कौन अपने नो हाउ खुद लेकर आएगा? एफडीआई। किसका कंट्रोल खुद का होगा? एफडीआई। दोस्तों धंधा खुद करेंगे। ये जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एफपीआई ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनका खुद का ब्रांड होता है, जिनका खुद का प्रोडक्ट होता है। एफडीआई। दोनों समझ गए? तो एफपीआई और एफडीआई। और दोस्तों आपसे एक सवाल पूछ ही लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये क्लास की बात है, क्लास में ही रहने दो, वरना लोग बोलेंगे ऐसे कैसे बोलते रहे क्लास में। टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। भारत के बाहर से भारत में आने के 4 तरीके। नंबर 1, हमारा इंडिया का ही बंदा, मेरे बुआ के लड़के ने लंदन से मेरे बुआ को पैसे भेजे इंडिया में, ये भी एक तरीका होता है, इसको एनआरआई बोलते हैं। दूसरे लोग एफडीआई से पैसे लाते हैं, एफडीआई एफपीआई जो अभी हमने पढ़ा। तीसरे लोग क्या करते हैं पता है? वहां इंडिया के लोग वहां से वर्ल्ड बैंक से बोरोइंग करेंगे और कभी कभी बोरोइंग नहीं करेंगे, उधर के लोग हमें डोनेशन देंगे। इधर इंडिया में कोरोना चल रहा है, उधर के लोगों ने देखो बोरोइंग में पैसा आया वो वापस देना पड़ेगा, डोनेशन में एक बार पैसा आया वो इंडिया का हो जाएगा, वापस देने की जरूरत नहीं। एग्जाम याद कर लो। टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल 4 होते हैं। एनआरआई का पैसा, एफडीआई का पैसा, बोरोइंग का पैसा, डोनेशन का पैसा। आपको याद करना है, मुझे नहीं। फॉरेन कैपिटल 4 तरीके से इंडिया में आते हैं, बोलो जल्दी से। एनआरआई, एफडीआई, बोरोइंग, डोनेशन। हाँ आगे दोस्तों, यहां पे 3 चीजें जबरदस्ती के सवाल पूछ के रखे हैं। आखिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों होता है? बेनिफिट ऑफ एफडीआई, पोटेंशियल प्रॉब्लम। अरे क्या सवाल पूछे। देखो इस चैप्टर में एफपीआई को सिर्फ नाम के लिए बताया स्टार्टर में, मेन कोर्स तो पूरा एफडीआई का है। दोस्तों पूरा चैप्टर एफडीआई के नाम पे ही है, यानी कि स्टारबक्स, यानी कि मर्सिडीज, यानी कि बीएमडब्ल्यू, ये जो केएफसी, मैकडी जो कर रहा है, एप्पल जो कर रहा है, ये सब एफडीआई है। तो इंडिया में एफडीआई, अच्छा एफडीआई क्यों लाते हैं इंडिया में? आपको मैंने मेन कोर्स में जब पढ़ा रहा था मैं, आप जानते हो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए हमने 25 दिन 2-2 घंटे पढ़ा हुआ है, तब जाके हमें तक ज्ञान मिला हुआ है। उसमें हमने आपको मोदी जी का वाइब्रेंट 500 दिखा था, जहां पे फॉर्च्यून 500 के सारे सीईओ आए थे। उनको क्या बोलते थे? आजा इंडिया में। ए आता क्यों नहीं? आजा ना, इंडिया में देंगे, जगह देंगे, बिजली देंगे, सब देंगे, टैक्स कम देंगे, सब्सिडी देंगे, आजा। क्या किया आपने? एफडीआई की प्रमोट करे ताकि उधर के लोग। अच्छा बताओ एफडीआई की वजह से फायदा क्या होगा? इंडिया में लोग आएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, इधर से एक्सपोर्ट होगा, अपना इनकम बढ़ेगा, लेबर का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अल्टीमेटली देश का विकास होगा और गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत टैक्स तो मिलेगा ही। दोस्तों आगे आपके सामने, हाँ ये क्या रे अटल बोल रहा है आजा हवेली पे। ये हवेला है क्या तू? ये अटल क्या क्या बोल रहा है घर जाके? ये वही ना आजमगढ़ है ना? ये आजमगढ़ तू क्या बोल रहा है? आजा हवेली पे। हवला है क्या तू? आजा हवेली पे। रुक जा बेटा, देखो अकेले में कॉल करता हूं मैं। दोस्तों मेरा एक सवाल है, एफडीआई के फायदे क्या होंगे? बताओ एफडीआई आने से देश का फायदा क्या? अरे आपके दिल में जो है ना बोल दो आज। थोड़ा सा आप बोलो, थोड़ा सा मैं बोलता। ये यहां पे आपके सामने ये देखो बेनिफिट्स की बात करेंगे। दोस्तों कुछ चीजें हम लोग यहां से पढ़ लेते हैं। बोलो सच, पहली बात तो बोलो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होगा क्या नहीं होगा? क्योंकि इधर इंडिया की भी कार बन रही, बाहर वालों की भी बन रही। दूसरी बात यहां पे कह रहे हैं कि आपका कॉस्ट, यहां पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा बिकॉज यहां पे कंपटीशन बढ़ेगी। बोलो बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है टोटल आउटपुट जो है हमारा इंडिया का जो एक्सपोर्ट है बढ़ेगा ना, क्योंकि लोग यहां पे आएंगे। कैन एक्सेलरेट द ग्रोथ एंड फास्टर, हमारा जीडीपी बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा? और हमारे ह्यूमन स्किल को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आगे बोलो बच्चों, इज हेल्प टू प्रमोट पॉलिटिकल। अच्छा बताओ हमारे जो पॉलिटिकल, इसका मेमोरी नहीं बनाया था हमने, क्या था वो? यहां पे था कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप प्लस पॉलिटिकल की वजह से, हाँ, प्रोडक्शन कंपटीशन बढ़ता है और एम्प्लॉय को वेजेस मिलता है, एंसिलरी बिजनेस बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, ग्रोथ हो जाती है। वो कैसा शुरुआत करी? इंटरनेशनल रिलेशनशिप और मोदी जी के अच्छे पॉलिटिकल संबंध है, तो उसके से एक बार बता देंगे इसको, ये इजी हो जाएगा। और
क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बेनिफिट्स। ओके, एफडीआई के बेनिफिट्स बोलो। इंटरनेशनल क्या है? मोदी जी ने इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छे किए हैं, साथ साथ में पॉलिटिकल संबंध हमारे हर कंट्री के साथ में अच्छे हैं। तो उसके से क्या होता है, देश में बहुत सारा प्रोडक्शन लोग एफडीआई के माध्यम से करते हैं। अब एफडीआई आएगा तो देश में क्या बढ़ेगा? कंपटीशन बढ़ेगा, और हमारे एम्प्लॉयज को क्या बढ़ेगा? अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को वेजेस मिलेगा। यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट इंडिया से बढ़ेगा, हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, हमारे गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेगा, और हमारी जो एंसिलरी कंपनीज है उसको भी एक बार याद कर लेते। देखो बच्चों, क्या होता है ना, जब एप्पल जैसी कंपनी, एप्पल जैसी कंपनी, मैकडी जैसी कंपनी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, केएफसी, सब लोग जब इंडिया में आएंगे तो जाहिर सी बात है उन कंट्री से हमारा जो है ना क्या अच्छा हो जाएगा? हमारा रिलेशनशिप उनके साथ में अच्छा होगा। और दूसरी बात, पॉलिटिकली हमारा जो पॉलिसी बनना चाहिए, अगर हम लोग फॉरेनर्स को न्योता देंगे तो हमारा पॉलिटिकल भी अच्छा चलेगा, रिफॉर्मेशन हो जाएगा। अब बताओ प्रोडक्शन कैसा बढ़ेगा? अब सारे लोग अगर इंडिया में अगर मर्सिडीज का बताया था ना मैंने आपको, पुणे में चल रहा है, तो इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंडिया के लोगों को अच्छा वेजेस भी मिलेगा, अच्छे स्किल्ड लोगों को वेजेस मिलेगा, और इंडिया में माल बनेगा, और यहां से मान लो ऑडी, स्कोडा यहां से बन के बांग्लादेश में एक्सपोर्ट हो रही है, तो अपना तो ग्रोथ भी होगा इकोनॉमी का, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट को टैक्सेस भी मिल रहे हैं। और जैसे यहाँ पे ऑडी, स्कोडा और ये बनती है मर्सिडीज, तो आसपास में बहुत सारी एंसिलरी कंपनीज को भी ग्रोथ मिलती है, और हमारे कंपटीशन कैसे बढ़ रही है? अब इंडिया में टाटा भी है, और महिंद्रा भी है। अब जब मारुति यहां पे आएगा, या फिर मान लो क्या बोलते हैं हुंडई आएगा, होंडा आएगा, तो क्या बढ़ेगी? तो हो गया ना आंसर खत्म। ये एफडीआई के बेनिफिट्स है। बताओ बच्चों जल्दी से। इंटरनेशनल रिलेशनशिप अगर हमारे कंट्री के अच्छे होंगे और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हमारे अच्छे होंगे मोदी जी की वजह से, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हमारे देश में कंपटीशन बढ़ेगा, और ये क्या हो जाएगा? हमारे कंट्री में अच्छे वेजेस मिलेंगे, हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, गवर्नमेंट को भी टैक्सेस मिलेगा, हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, और एंसिलरी कंपनीज को भी हमारा एम्प्लॉयमेंट। आई थिंक ये फायदा आपको समझ गया होगा। एवरीबॉडी कम ऑन। हाँ दोस्तों, ये खत्म हो गया। ओके डन। अब बात करेंगे इसका डिसएडवांटेज का भी कुछ बनाया था क्या? बता दो चिट्ठी जरा इसके पीछे। ओके फाइन। होम, डीप पॉकेट, पॉपुलर, इसको कैसे याद किया तुमने? होम, डीप पॉकेट क्या मतलब था इसको? खुशी मिलती है क्या करने से? अरे लिखा ना यार। अरे एक मिनट, अरे रुक जा भाई, मैं सुन रहा हूँ। डीप पॉकेट्स होंगे तो डीप पॉकेट मतलब पैसा है, तो वो काम करेंगे जिससे जो पॉपुलर है उससे खुशी मिलती है, उससे एनवायरनमेंट होगा, बढ़ेगा, एडवर्टाइजमेंट। होम का क्या मतलब था उसमें? होम मतलब घर। बहुत अच्छा हुआ आपने बताया। एक मिनट, ये बच्चा जवाब दे रहा है। होम कंट्री में जॉबलेस हो जाते हैं। नहीं, मैं वो तो समझा दूंगा, पर मुझे बता दो ये मेमोरी को कैसे लिंक किया था? दैट वाज माय क्वेश्चन। अरे हाँ, वो लिख रहे तो हौला के, वो तो मेरे पास भी लिखा है ना, होम केयर में डीप पॉकेट, पर मैं बोल रहा हूँ इसको लिंक कैसे किया था? हमारे घर में डीप पॉकेट होंगे तो हम लोग उन काम करेंगे जो पॉपुलैरिटी वाला है, उससे हमें खुशी मिलेगी। हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा, पॉपुलर कामों में इंटरेस्ट डेवलप होगा तो हमें खुशी मिलेगी, जिसके से क्या मिलेगा? कहा यहाँ पे क्या लिखा है? एनवायरमेंट, एडवर्टाइजमेंट, तो उसका मतलब एनवायरमेंट है ना। हाँ, एक्सेस मिलेगा, ACES। हाँ, ए मतलब क्या मिलेगा आपको? एडवर्टीजमेंट। सी मतलब कैपिटल, ई मतलब एनवायरमेंट, एस मतलब स्लो हो जाएगा, और
ये बस अभी समझ गया, छोड़ दो। ये दोस्तों सुनो ना, ये क्या है ना, कुछ कुछ चीजें आपको याद रखना जरूरी, जैसे कि ये कि एफडीआई के प्रॉब्लम्स है, एफडीआई के एडवांटेज आपको समझ गए। अब प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे घर में अगर डीप पॉकेट होंगे तो हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलर चीजों में अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं जहां पे खुशी मिलती है। तो आपको पॉपुलर कामों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है, खुशी का एक्सेस आपको मिलता है, ठीक है ना। तो खुशी का एक्सेस यानी कि ACESS, ओके। वापस बोलेंगे होम मतलब क्या? नहीं नहीं, एफडीआई हुआ ना तो अगर सारे यूएसए के लोग अगर इंडिया में आकर एफडीआई करेंगे तो उनके कंट्री के लेबर सारे बेरोजगार हो जाएंगे, तो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। डीप पॉकेट यानी लोग क्या होगा, डीप पॉकेट यानी कि वो जब इंडिया में आते हैं ना, एफडीआई करते हैं तो जानबूझ के पहले बहुत लॉस में काम करते हैं और इंडिया को बर्बाद करते हैं। डीप पॉकेट यानी क्या करते हैं, वो यहाँ पे लॉस में आके धंधा करते हैं, फिर इंडिया के लोगों को बर्बाद करेंगे और फिर अपना मोनोपोली क्रिएट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी बन सकते हैं। पॉपुलर यानी कि वो जो बाहर वो ग्लैमर वाली चीजें करते हैं इंडिया में आके, जैसे एरोप्लेन करेंगे, टेलीकॉम करेंगे, और चिल्लर चिल्लर काम नहीं करेंगे, जहां पे उनको फेम मिलता है वहां पे वो काम करेंगे। एक डेवलप्ड और इंटरेस्ट क्या है दोस्तों, इंडिया में आके अगर वो सारी चीजें बनाएंगे तो इंडिया के बैंक से लोन ले तो इंडिया का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। और डेवलप मतलब क्या है, डेवलप का मतलब बताओ यार, अरे क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, ये खुशी का मतलब कुछ है क्या? ये हमारे डोमेस्टिक जो डेवलपमेंट है ना, इंडिया की गवर्नमेंट को लगेगा सब एफडीआई से पैसे आ रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, इंडिया में डेवलपमेंट ही नहीं करेंगे ज्यादा, वो वाला पॉइंट है। ये एडवर्टीजमेंट आप वो झूठी झूठी फेक एडवर्टीजमेंट करके इंडिया को लुभाएंगे, अनएथिकल एडवर्टाइज, जैसे आता ना माउंटेन ड्यू का, डर के आगे जीते जम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, उसके बाद में क्या है, यानी कि वो लोग क्या करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव वाला काम करेंगे, मशीनरी लाएंगे इंडिया में, इंडिया के लोगों को घंटा रोजगार नहीं मिलेगा यहाँ पे। हाँ, आगे इन्वायरमेंट, वो आके इंडिया का पूरा पोल्यूशन करेंगे, उनको इंडिया से कोई मतलब नहीं है। स्लो यानी कि क्या है, हमारा जो डोमेस्टिक है वो स्लो ग्रो करेगा, बिकॉज सारे के सारे लोग उधर से आ जाएंगे। आगे क्या, सिक्योरिटी यानी, अरे कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ना बन जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए पूरा हाईजैक कर ले इंडिया को। ये सब क्या है नहीं, ये प्रॉब्लम्स है, ये किसके हैं, एफडीआई के प्रॉब्लम्स, याद रखो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में पूछा हुआ एफडीआई के प्रॉब्लम्स बताओ, ये प्रॉब्लम्स है, और ऊपर वाले जो तो प्रॉब्लम्स नहीं थे ये तो उसकी बेनिफिट्स, और ये उसके प्रॉब्लम्स है। याद कर लो, बेनिफिट्स क्या है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप अगर अच्छा होगा तो आपके लिए पॉलिटिकल अच्छा होगा तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, वेजेस बढ़ेगा, टैक्सेस बढ़ेगा, ग्रोथ होगी इकोनॉमी की, एंसिलरी कंपनी। ये बहुत इजी था, अब ये भी थोड़ा सा इजी आप अपने आप में बना लो। यहाँ पे खुशी को एक्सेस याद करो, अगर हमारे होम कंट्री में डीप पॉकेट होंगे तो हमारा क्या होगा, पॉपुलर चीजों में इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो उसके खुशी का एक्सेस मिलेगा। तो अब बताओ वापस से होम का मतलब क्या है, जो लोग एफडीआई वाले इंडिया में आएंगे ना तो उनको उनकी कंट्री में बेरोजगार हो जाएंगे लोग। डीप पॉकेट इंडिया में आके वो नंगा नाचेंगे और सारी चीजों को सस्ता बेचेंगे और इंडिया के सारे लोगों को बर्बाद करेंगे। पॉपुलर यानी जानबूझ के वो फेम वाली चीजों में आएंगे, छोटी छोटी चीजों में नहीं घुसेंगे, वो इंडिया के गरीबों को रोजगार देंगे, ऐसी भावनाएं नहीं है उनकी। यानी कि इंटरेस्ट, यानी कि इंडिया का इंटरेस्ट बढ़ेगा। हम लोग क्या करें, डेवलप मतलब क्या, ओनली, यानी कि वो इंडिया में आके उन्हीं जगह पे अपना, जैसे महाराष्ट्र गुजरात में आएंगे जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, एडवर्टीजमेंट झूठी करेंगे, झूठे झूठे बोलेंगे, और कैपिटल जहां पे लेबर कुछ बढ़ने वाला नहीं इंडिया का, वो जहां पे कैपिटल होगा ना, जहां पे बहुत पैसे लाके, यानी कि वो मशीन ओरिएंटेड काम करेंगे, लेबर ओरिएंटेड नहीं करेंगे, एनवायरमेंट को इंडिया का पूरा पॉल्यूशन कर देंगे, और हमारी गवर्नमेंट बहुत स्लो हो जाएगी, उनको लगता है सब एफडीआई से काम चलेगा, और लास्ट में कहीं ऐसा होना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाए। ये एक्सेस है। ए माने कि एडवर्टाइजमेंट, सी यानी कि कैपिटल, ई यानी कि एनवायरमेंट, एस माने कि सिक्योरिटी, एस माने कि स्लो, और बाद में होम मतलब होम डीप पॉकेट, होम डीप पॉकेट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट, डेवलप खुशी, समझ गए। और एक्सेस तो आप जानते हो, आपको एक बार स्क्रीन पे देखना, देख लीजिए, मेरे साइड से चैप्टर हो चुका है। मित्रों आगे जाएंगे, ये चैप्टर हमने समाप्त किया दोस्तों, आप सभी के सामने देख लिया। एफडीआई एफपीआई जो इतना बड़ा चैप्टर है, देखो आपने उसको भी समाप्त कर दिया। क्या मुझे इस चैप्टर, देखो इस चैप्टर में याद रखना, बताओ बच्चों टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल, जल्दी से बताओ चार। एक तो हम लोग बोरोइंग करेंगे, एक तो हमें क्या मिलेगा, लोन में क्या बोलते हैं वो डोनेशन मिलेगा, एक तो एनआरआई से, तो एफडीआई पे। एफडीआई पे मतलब जो बायजूस के अंदर जो पैसे लगाए वो क्या है, सॉफ्ट बैंक ने बायजूस को पैसे दिया, एफपीआई वेस्ट ब्रिज ने जो पीडब्ल्यू को पैसे दिया, एफपीआई दोस्तों अभी बताओ वो क्या है, आईकिया इंडिया में आया, स्टारबक्स इंडिया में आया, मैकडोनल्ड्स, मर्सिडीज, ये सब एफडीआई। पता कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए होगा,
कहां पे वो अपना नो हाउ और वो सब लेकर आएंगे? वो सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा देंगे, वो सिर्फ एग्जिट कर लेंगे जल्दी से, वो अपना धंधा लेकर आएंगे। जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन FPI, ये एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। FDI बताएंगे दोस्तों बेनिफिट्स कौन से हैं? इंटरनेशनल रिलेशनशिप अगर अच्छा होगा आपका पॉलिटिकल, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, एंसिलरी बढ़ेगी, एक्सेट्रा होगा। और प्रॉब्लम्स बता दो, हमारे होम कंट्री में अगर हमारे डीप पॉकेट होंगे तो हमारी कंट्री में पॉपुलर चीजों में लोग इंटरेस्ट डेवलप करके खुशियां ढूंढेंगे, और खुशी किसका? एक्सेस ही खुशी है। ओके डन है। ओके डन गाइस, एंड द लास्ट। ओके कम ऑन गाइस, कम ऑन, चेक इट आउट। लास्ट कम ऑन एवरीबॉडी, ये आपके सामने ट्रेड नेगोशिएशन। एवरीबॉडी आर यू देयर? कम ऑन। दोस्तों इस जमाने में आपको ये याद रखना है, बोलो बच्चों, ये RTA का मतलब क्या है? ये तो हमारे ACN है, ACN ये राफ्ता है। ये पहले जब हुआ करता था, ये कब की बात है? ये GATT के पहले RTA आया, फिर GATT आया, फिर WTO आया। RTA यानी कि रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट से जब 2, 3, 4, 5 कंट्री में जो आपस की कंट्रीज उसमें होता था, एग्जांपल एशियन, एग्जांपल नाफ्ता, वो सारा RTA का एग्जांपल है। पर ये रीजनल एग्रीमेंट्स हुआ 2-4 देशों के बीच में या नेबर कंट्रीज में हुआ करता था। फिर बाद में समझा कि एक काम करते पूरे वर्ल्ड में फ्री ट्रेड लाना है, और हमें फ्री ट्रेड लाना है, पूरे वर्ल्ड को आगे ले जाना, तो लोगों ने GATT लाया। पर GATT के ड्रॉबैक की वजह से आपको WTO लगा है। आप बताओ GATT और WTO में इंस्टीट्यूशन कौन है? WTO। कहां पे आपके गुड्स के साथ साथ में सर्विस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी आगे लेके गया WTO। कौन? ICI जैसा एक इंस्टीट्यूशन है WTO। कौन सिर्फ एक एग्रीमेंट है? कहां पे ज्यादा लोग शामिल है? किसको पार्टीज कहते हैं? RTA। और किसको मेंबर कहते हैं? WTO। WTO 1994 के आसपास आया, उसके पहले तक कौन था? RTA था। ज्यादा सक्सेसफुल कौन है? आप बताओ। WTO लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्ल्ड में क्या होना चाहिए? फ्री ट्रेड होना चाहिए। तारीफ क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अरे बोलो भाई। उसके बाद में देश के अंदर क्या, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, पॉवर्टी कम होना चाहिए, और देश का GDP बढ़ना चाहिए। ये सब बेसिक मुद्दों के कारण WTO को लाया गया। अरे क्या, फ्री ट्रेड होना चाहिए, लिबरलाइजेशन होना चाहिए, तारीफ कम होना चाहिए, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, पॉवर्टी कम होना चाहिए। ये तो सामाजिक सोशल मुद्दों की वजह से है। अब व्हाट इज WTO आपको समझ गया? स्ट्रक्चर बताओ, 3 है। कौन से? मिनिस्ट्री वाले वो लोग होते हैं जो 2 साल में एक बार मिलते हैं, पर वो रोज नहीं आते, इसलिए अपने बिहाफ में जनरल वालों को लाते हैं। और जनरल वाले ये सब काम बहुत डिटेल में नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने 3 बच्चे बनाए। एक गुड्स वाले, ये लोग गुड्स को फ्री ट्रेड करवाते हैं, ये सर्विस को लिबरलाइजेशन कराते हैं, और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लिबरलाइजेशन करवाते हैं। बताओ सबसे ऊपर कौन आएगा? मिनिस्ट्री आएगा। और फिर कौन आएगा? और फिर गुड्स, सर्विस। ये लोग सिर्फ गुड्स को लिबरलाइजेशन कराएंगे, जैसे कि टीवी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो भी होगा। सर्विसेज यानी कि IT कंपनी जो सर्विस, उसको लिबरलाइजेशन कराएंगे। इंटेलेक्चुअल नेटफ्लिक्स है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप, उनको करवाएंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अपने को देश में, अपने को वर्ल्ड में चाहिए क्या? लिबरलाइजेशन पूरा लगना चाहिए, पूरा वर्ल्ड अपना ही चाहिए। मतलब 2 देशों में आपस में भाईचारा होना चाहिए। अपने से नहीं अच्छा हो, लोगों से इंपोर्ट करा लो, हमारे पास कुछ ज्यादा तो एक्सपोर्ट करा दो, उस तरह। इसलिए WTO आया गया। पर WTO के गाइडलाइंस है और कंसर्न्स भी है। अब बात करेंगे WTO के गाइडलाइंस। क्यों प्रियंका, बहुत ये घटिया मेमोरेटिंग नहीं है इसका, बुरा मत मानना, ये जो मेमोरेटिंग बनी है। क्यों प्रियंका चोपड़ा डी लद्दाख के हाईवे पे जाके, नेशनल हाईवे पे जाके F करती है। फन कर रही थी, हम भी वही समझ रहे हैं, मतलब मैं गलत समझ। दोस्तों मेरे दिल में आपके लिए यहां पे दोस्तों, क्यों प्रियंका चोपड़ा दीदी लद्दाख के नेशनल हाईवे जाके F करती है, यानी कि फन करती है। लेट इट बी मोर क्लियर।
जो नहीं देखना ना तुम्हें वो दिखता है, क्या दिख रहा है उसमें दोस्तों? क्यों मतलब बोलिएगा, मतलब क्या है? बोलते हैं कि WTO का एक बेसिक मुद्दा है, प्रिंसिपल है कि आप क्या रोकना चाहिए और क्या नहीं रोकना चाहिए। क्वांटिटी को रोको क्या मत रोको? दो देशों के बीच में इस तरह जिसको जो जितना माल बेचना है बेचना, तो रोको मत किसी को। P फॉर व्हाट? यानी मैं अगर इंडिया और मैं कुछ रशिया को एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे श्योर शॉट होना चाहिए कि मेरे पैसे आने ही वाले, तो प्रेडिक्शन होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C? WTO का यही है कि दो देशों में हो जाने दो कंपटीशन, उनका भी मोबाइल इधर, इंडिया का भी मोबाइल, उनकी भी कार अपनी भी कार, होने दो। आज देखिए जरा, डी मतलब क्या? WTO का एक ऑब्जेक्टिव दो देशों में डिस्प्यूट ना होने दे, जैसे चाइना में और यूएसए में डिस्प्यूट सॉल्व करेगा। डी फॉर व्हाट? डिसीजन मेकिंग हमेशा इंपार्शियल होके लेगा, किसी की साइड नहीं लेगा। डी फॉर व्हाट? डोमेस्टिक कंट्रीज में अगर अपने आप को बचाव करना है, उसके लिए आप कुछ चीजों को इंपोर्ट करने से प्रोहिबिट, जैसे फटाके और टॉयज, तो इंडिया ऐसा काम कर सकती है, ऐसा WTO बोलता है। डी फॉर व्हाट? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करने का, सिर्फ चाइना की साइड नहीं लेने का, गरीबों की साइड भी लेने का। हाँ, लद्दाख। L फॉर व्हाट? वही तो बेसिक है, वही था ना, लिबरलाइजेशन लॉ, फ्री ट्रेड लॉ। हाँ, और A फॉर व्हाट? पूरे वर्ल्ड का एक्सेस मिलना चाहिए आपको, पूरा वर्ल्ड आपका मार्केट है। हाँ, और लेस डेवलप्ड कंट्री के प्रति उनका ज्यादा फेवर होता है। और NH क्या है ये? नेशनल हेल्थ। हेल्थ को बात कर लेते पहले। हेल्थ का मतलब क्या है? फ्री ट्रेड करने के चक्कर में, फ्री ट्रेड करने के चक्कर में क्या नहीं होना चाहिए? फ्री ट्रेड करने के चक्कर में क्या नहीं होना चाहिए? फ्री ट्रेड करने के चक्कर में दोस्तों, बोलो आगे, यहां पे हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मतलब आप WTO ये नहीं बोलता कि फ्री ट्रेड करने के चक्कर में तो एक दूसरे को मार दो, खराब प्रोडक्ट कोविड दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और F मतलब क्या है? वही है, फ्री ट्रेड करवाओ, फ्री ट्रेड है ना बच्चों? ओके, एक बार देख लो इस टेक्निक को। हो गया ना सब कुछ? याद कर लिया? क्यू प्रियंका चोपड़ा। क्यू फॉर व्हाट? क्वांटिटी। पी से व्हाट? क्या बोलो जल्दी से। हम लोग अगर एक्सपर्ट था, हमें प्रेडिक्टेबिलिटी मिलना चाहिए। सी फॉर व्हाट? कंपटीशन बढ़ना चाहिए, WTO का ऑब्जेक्टिव है। और डी फॉर व्हाट? डिसीजन मेकिंग देंगे, वो भी फेयर देंगे। डी से यानी कि डिस्प्यूट होने नहीं देंगे। डी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। डी से डोमेस्टिक को बचाने के लिए आप इंपोर्ट रोक सकते हो, ऐसा बोल रहा है। एल से व्हाट? कम ऑन, लिबरलाइजेशन लाएंगे, फ्री ट्रेड करवा देंगे। ए से पूरा वर्ल्ड का मार्केट एक्सेस देंगे। डी से वापस से लेस डेवलप को हेल्प करेंगे। और एच से ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी हेल्थ खराब हो रही है। और एफ से व्हाट? फ्री ट्रेड करने। ये WTO के प्रिंसिपल्स है। इसके पहले दोस्तों ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। एक बार ताली आप सभी के लिए। दोस्तों सबसे पहले क्या आया था? RT आया था। RT के बाद में कौन आया? गैट आया। और गैट के बाद में कौन आया? WTO आया। WTO अच्छा, गैट अच्छा। कहां पे पार्टीज होती है? गैट में होते हैं। कहां पे मेंबर होते हैं? WTO में। कहां पे 164 मेंबर्स है? अरे बोलो जल्दी से। गैट और WTO में आप बात करेंगे कौन सा ज्यादा सक्सेसफुल है? बताएं कौन गुड्स को और सर्विसेज को भी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करता है? किसका अपना इंस्टीट्यूशन है? कौन डिस्प्यूट को भी सॉल्व करता है? WTO को लाने के ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्री ट्रेड होना चाहिए, टैरिफ कम होना चाहिए, GDP बढ़ना चाहिए, नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए, स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, पॉवर्टी कम होना चाहिए, ये सब है। उसके बाद में स्ट्रक्चर बताओ। ऊपर मिनिस्ट्री है, नीचे जनरल है, फिर गुड्स है, सर्विसेज है। और उसके बाद में आपने गाइडलाइंस तो अभी बताया। क्यों प्रियंका चोपड़ा?
धीरे 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 लद्दाख के नेशनल हाईवे पे जाके, याद रखना गाइडलाइन में वो आती है, कौन आती है? क्योंकि प्रियंका चोपड़ा वर्ल्ड ट्रेड है ना, वर्ल्ड, तो प्रियंका चोपड़ा वैसे ही वर्ल्ड में घूमते रहती है। याद करो कहाँ इंडिया में घूमती है, वो तो वर्ल्ड में ही घूमती है, तो इसलिए वो वहां पे जो भी करती है इधर आती है। एक बार ताली आप सभी के लिए, चैप्टर को हमने समाप्त किया दोस्तों। दिस चैप्टर टुक 90 मिनट्स बट इट वाज द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ योर एंटायर इकोनॉमिक्स। आप जानते हैं यही इकलौता चैप्टर जहां पे 5 आपको, क्योंकि चैप्टर 1 में सिर्फ 2 यूनिट है, चैप्टर 3 में सिर्फ 3 ही यूनिट है, चैप्टर 3 में वो 3 और 2 5 मिला के यहां पे 5 है, यानी कि इससे बड़ा कोई चैप्टर हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक्स में जिसको हमने बखूबी निभाया। आई होप यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर एवरीबॉडी।